नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल कोटा एजुकेशन हब में। जैसा कि आप सबको पता है, हम यहाँ पर हिंदी साहित्य के जितने भी पेपर हो चुके हैं उनका डिटेल में सॉल्यूशन करते हैं, एक एक क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझते हैं। आज हम जिस पेपर का सॉल्यूशन करने जा रहे हैं, ये यूजीसी नेट में आया हुआ एग्ज़ाम है ये, और ये जून 2019 का एग्ज़ाम है। जून 2019 में जो पेपर हुआ था उसके क्वेश्चन आज हम डिटेल में देखेंगे। भारतीय काव्यशास्त्र, पाश्चात्य काव्यशास्त्र, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल और भी विभिन्न जितने भी तथ्य हैं उन सबको हम यहाँ पर कवर करेंगे। पहला प्रश्न देखना, क्या 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 कहता है पहला प्रश्न कि हिंदी पर सामासिक संस्कृति के वहन का दायित्व संविधान के किस अनुच्छेद में निर्धारित है। सामासिक संस्कृति के वहन का दायित्व किस अनुच्छेद में है। देखो, सामासिक संस्कृति के वहन का दायित्व देखो 343 में तो दे रखा है कि हिंदी जो देवनागरी लिपि होगी और हिंदी राजभाषा के रूप में इस्तेमाल होगा, और जो अंक होगा ना, अंक भारतीय अंतर्राष्ट्रीय अंकों का यूज किया जाएगा, 1 2 3 वाले। लेकिन जो ये बात की जा रही है ना सामासिक संस्कृति वाली, ये की जा रही है 348 में। सामासिक संस्कृति के वहन का दायित्व ये 348 में होगा। 348 याद रखना, 348 में होगा सामासिक संस्कृति के वहन का दायित्व। 351 में क्या है कि हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए कार्य किए जाएंगे। ठीक है, 351 में है हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए कार्य किए जाएंगे। सही उत्तर है 348। दूसरा प्रश्न देखो, निम्नलिखित में से कौन सी बोली राजस्थानी की नहीं है। मेवाती, मंडियाली, मारवाड़ी, मेवाड़ी। मंडियाली जो बोली है ना वो नहीं है राजस्थानी की, बाकी मेवाती भी राजस्थान में बोली जाती है, मारवाड़ी ही बोली जाती है, मेवाड़ी ही बोली जाती है। ठीक है, मंडियाली नहीं है दोस्तों, तो ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि मंडियाली जो बोली है वो राजस्थानी की नहीं है, याद रखना है ना। अगला प्रश्न देखो, तौलिया मूलतः किस भाषा का शब्द है। जो तौलिया है वो मूलतः किस भाषा का शब्द है। तौलिया ये शब्द है अपने पुर्तगाली का, याद रखना। ठीक है, तौलिया जो है वो पुर्तगाली का शब्द है, पुर्तगाली का। ठीक है, तौलिया मूलतः किस भाषा का शब्द है, पुर्तगाली का। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न क्या कहता है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि जैसे जो हिंदी है ना ये आर्य परिवार की भाषा है। ठीक है ना, तुर्की जो है वो आर्य परिवार की भाषाओं में शामिल नहीं है, ये शामी परिवार की भाषाओं में शामिल है। ठीक है, याद रखना। इसके अलावा अरबी भी शामी परिवार की भाषाओं में शामिल है, अरबी भी। और जो फारसी है वो शामिल है कौन सी भाषाओं में, आर्य परिवार की भाषाओं में, याद रखना। अगला प्रश्न देखो, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में है। इन सब में से जो नेपाली है ना यही 8वीं अनुसूची में शामिल है, जिसके अंदर 22 भाषाएं शामिल है। कितनी भाषाएं शामिल है, 22 भाषाएं शामिल है। अगला प्रश्न देखते हैं, जैसे पुराना चावल ही बड़े आदमियों के खाने योग्य समझा जाता है, वैसे ही अपने समय से कुछ पुरानी पड़ी हुई परंपरा के गौरव से युक्त भाषा की पुस्तक रचने वालों के व्यवहार योग्य समझी जाती थी। रामचंद्र शुक्ल का ये कथन हिंदी साहित्य के आदिकाल के किस प्रकरण में दिया हुआ है। आदिकाल जहाँ पे पढ़ाते हैं उसका सबसे अंत में प्रकरण आता है, प्रकरण नंबर 4। ठीक है, उसी में ही चीज़ें जोड़ी गई है। ठीक है, जैसे पुराना चावल ही बड़े आदमियों के खाने योग्य समझा जाता है, ये पंक्तियाँ याद कर लेना, बहुत बार एग्जाम में, ये लाखों बार आगे भी एग्जाम में आ सकती है और आती रहेगी, याद रखना। प्रकरण नंबर 4, चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 में प्रकाशन हुआ, रामचंद्र शुक्ल। अपभ्रंश के जो नमूने हमें पद्यों में मिलते हैं ना, पद्यों में, वे उस काव्य भाषा के हैं जो अपने पुरानेपन के कारण बोलने की भाषा से कुछ बहुत अलग, बहुत दिनों तक आदिकाल के अंत या उसके पीछे तक चली है, पोथियों में चलती रही है। ये कथन किसका है, ये कथन भी शुक्ल जी का ही कथन है। ठीक है ना, रामचंद्र शुक्ल जी के हिंदी साहित्य का इतिहास है, उसमें ये कथन दिया हुआ है, याद रखना। अपभ्रंश के जो नमूने हमें पद्यों में मिलते हैं उसकी काव्य भाषा के नमूने पुरानेपन के कारण बोलने से भाषा से बहुत अलग, बहुत दिनों तक आदिकाल के अंत तक, उसके कुछ पीछे तक पोथियों में चलती रही है। ठीक है, याद रखना, शुक्ल जी का कथन है ये। सखी पिया को जो मैं न देखूं तो कैसे काटूं अंधेरी रतिया, अमीर खुसरो की पंक्तियाँ हैं। ठीक है, खड़ी बोली का जो सबसे पहला पुट दिखता है वो कहीं ना कहीं अमीर खुसरो की पंक्तियों में दिखता है। अगला प्रश्न देखो, माई न होता, बाप न होता, कर्म न होता काया, हम नहीं होते, तुम नहीं होते, कौन कहाँ से आया, चंद न होता, सूर न होता, पानी पवन मिलाया, शास्त्र न होता, वेद न होता, कर्म कहाँ से आया। तो ये पंक्तियाँ हैं किस कवि की हैं। देखो, नामदेव की 2-3 ही पंक्तियाँ इंपॉर्टेंट है। एक तो ये माई न होता, बाप न होता, है ना, और एक है तन मेरी सुई मन मेरा धागा, खेतिर जी के चरणों में मन मेरा लागा। ठीक है, जो विठोबा जी थे वो इनके भगवान थे, और खेतर जी जो थे वो इनके गुरु थे, याद रखना। नामदेव महाराष्ट्र के संत है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इनकी 2-3 पंक्तियाँ इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। शुक्ल जी से पंक्तियाँ दी जाती है साफ साफ, शुक्ल जी ने
नामदेव के बारे में बहुत अच्छा लिखा है और वो सारा का सारे बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है वो, और सेम टू सेम वही याद होना चाहिए आपको। अगला प्रश्न देखते हैं कि तुलसी की विलक्षण प्रतिभा इस बात में है कि उन्होंने भक्त और रचनाकार की भूमिकाओं का एक साथ सफल निर्वाह किया है। भक्त मूलतः देवी शक्ति के किसी स्वरूप में आस्था रखता है, जबकि रचनाकार अपनी आस्तिकता और नास्तिकता के बाद एक मूलतः ऐहिक या धर्मनिरपेक्ष क्रम में प्रवृत्त होता है। देखो तुलसी के बारे में ये पंक्तियाँ किस साहित्यकार की है। देखो यहाँ पर अब आप मुझे पता है रामचंद्र शुक्ल लगाओगे, लेकिन रामचंद्र शुक्ल उसने साहित्य समझदार है ऑप्शन में नहीं दिया है ना। रामचंद्र शुक्ल के जो प्रिय कवि थे वो तुलसीदास थे, लेकिन ये जो पंक्तियाँ हैं ना, ये किसकी पंक्तियाँ हैं, ये रामस्वरूप चतुर्वेदी की। रामस्वरूप चतुर्वेदी वही है जिसने हिंदी साहित्य का संवेदनात्मक इतिहास लिखा है, संवेदनात्मक इतिहास, ठीक है, संवेदनात्मक इतिहास। तो जहाँ संवेदना शब्द आ जाए समझ लो वो रामस्वरूप चतुर्वेदी की बात कर रहे हैं। अब आप याद कर लो अपने हिसाब से कि देवी शक्ति, आस्तिकता, निस्तिकता, ठीक है ना, और संवेदना, रामस्वरूप चतुर्वेदी, ये पंक्तियाँ जो है रामस्वरूप चतुर्वेदी के, याद रखना बिल्कुल, ठीक है, अपने इतिहास ग्रंथ में लिखा है ये इन्होंने। निम्नलिखित में से कौन सा कवि कृष्ण भक्ति धारा में शामिल नहीं है, यानी कि कृष्ण भक्ति धारा में शामिल नहीं है तो मतलब राम भक्ति का होगा। नंददास गढ़िया, नंददास जड़िया और कवि गढ़िया, है ना, हरिदास और ध्रुवदास, ये तीनों के तीनों ये तो है कृष्ण भक्ति धारा के कवि, लेकिन नाभादास जी जो थे वो राम भक्ति शाखा के कवि माने जाते हैं, ठीक है, राम भक्ति शाखा के। नाभादास वही थे जिन्होंने अष्टयाम भी लिखी है और भक्तमाल भी लिखी है। भक्तमाल में जितने भी भक्त थे उस टाइम के फेमस उनका वर्णन है, याद रखना, ठीक है। नाभादास राम भक्त कवि है, याद रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। ये हिंदी के प्रधान आचार्यों में माने जाते हैं। भाषाभूषण ग्रंथ इनका अलंकार ग्रंथ है, बहुत चर्चित ग्रंथ है, बहुत प्रचलित पाठ्य ग्रंथ रहा है। भाषाभूषण, भाषाभूषण किसने लिखा है, जिनका जन्म 1626 में हुआ है, जो एक राजा भी रहे हैं और इनका नाम है महाराज जसवंत सिंह, ठीक है ना। भाषाभूषण अलंकार ग्रंथ ही खुद इसने दे रखा है। प्रश्न आया हुआ है लाखों बार ये कि भाषाभूषण किस प्रकार का ग्रंथ है, नायिका भेद का ग्रंथ है या सर्वांग रूपण निरूपण ग्रंथ है या अलंकार ग्रंथ है, तो अलंकार ग्रंथ है, याद रखना है। महाराज जसवंत सिंह 1626 में इनका जन्म हुआ है, 1626 याद रखना। अगला प्रश्न देखो, ये हिंदी ये हो गया अपना। निम्नलिखित में से कौन सी रचना अग्रदास जी की नहीं है, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना अग्रदास जी की नहीं है। ध्यान मंदिरी है, कुंडलिया है, राम ध्यान मंदिरी भी है, लेकिन रूप मंदिरी जो है वो नंददास की रचना है, याद रखना। नंददास वही है जो कृष्ण भक्त कवि हैं, जबकि अग्रदास जो है ना, अग्रदास है राम भक्त कवि, राम भक्त कवि अग्रदास, याद रखना। अगला प्रश्न देखो, यदि प्रबंध एक विस्तृत वनस्थली है ना, प्रबंध एक विस्तृत वनस्थली है तो मुक्तक एक चुना हुआ गुलदस्ता है। बिहारी के संबंध में ये कथन किस आलोचक का है, रामचंद्र शुक्ल का कथन है। जब हम रीतिकाल पढ़ते हैं वहाँ पर बिहारी के बारे में पढ़ते हैं तो वहाँ पर शुक्ल जी ने ये बात कही है, याद रखना, शुक्ल जी इसका आंसर होगा। जो भी इम्पोर्टेंट कवि हैं ना आदिकाल से लेके, जैसे कबीर, तुलसी, जायसी, केशवदास, चिंतामणि त्रिपाठी, बिहारी, घनानंद, इनके बारे में तो जितना पढ़ सकते हो और बार बार पढ़ सकते हो उतना पढ़ो। शुक्ल में बस पढ़ो, शुक्ल की बुक बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने आप में गीता है वो, गीता हिंदी साहित्य के विद्यार्थियों के लिए, ठीक है ना। पुनर्जागरण का भारतीय साहित्य में पहला प्रतिफलन माइकल मधुसूदन दत्त के बांग्ला काव्य मेघनाद वध को 1861 में माना गया है। ये कथन किस आलोचक का है, तो देखो जो ये कथन है ना किस आलोचक का है दोस्तों, ये कथन है रामस्वरूप चतुर्वेदी का, याद रखना, ये कथन भी रामस्वरूप चतुर्वेदी का है। भाई पुनर्जागरण का भारतीय साहित्य में पहला प्रतिफलन माइकल मधुसूदन के बांग्ला काव्य मेघनाद वध को 1861 को माना गया है, ठीक है। पुनर्जागरण का भारतीय साहित्य में पहला प्रतिफलन, यानी कि पुनर्जागरण की शुरुआत अगर भारतीय साहित्य में कहाँ से हुआ है, बांग्ला में हुआ है, पहले बांग्ला में, उसके बाद हिंदी में हुआ है। ये कथन किसका है, रामस्वरूप चतुर्वेदी का, याद रखना, कन्फ्यूज मत होना। कली कौतुक के रचयिता कौन है, कली कौतुक के रचयिता वही है जिन्होंने बिल्कुल एक प्रकार से विभिन्न प्रकार के निबंध लिखे हैं, जैसे भौं, नाक, पेट, इस टाइप के, ठीक है। बड़े ही हास्य कलाकार थे, देखा जाए तो ये हास्य रचनाकार थे एक प्रकार से। तो इसके जो रचनाकार थे कवि कली कौतुक के प्रताप नारायण मिश्र, ठीक है। कब जन्म हुआ था प्रताप नारायण मिश्र का, 1856, याद रखना कि 56 इंच का सीना है प्रताप का, ऐसे याद रखना आप, ठीक है। बाकी भारतेंदु हरिश्चंद्र का 1850, बालकृष्ण भट्ट का 1844 और 45 दोनों माना जाता है, एक ही ऑप्शन में आएगा, डोंट वरी रहो। और बाल मुकुंद गुप्त का 1865 में। सबसे अंतिम कवि हैं भारतेंदु
काल के, ठीक है, भारतेंदु युग के जो सबसे अंतिम कवि है वो यही है। हिंसा नल से शांत नहीं होता हिंसा नल, ये ध्येय वाक्य है खंड काव्य उन्मुक्त से, जो कि सिया रामशरण गुप्त का है। सिया रामशरण गुप्त का काव्य है ये, ठीक है, उन्मुक्त। अगली पंक्तियां देखो। निराला जी पर बंग भाषा की काव्य शैली का प्रभाव समास में गुम्फित पदवल्लरी क्रियापद के लोप आदि में स्पष्ट झलकता है। लाक्षणिक विलक्षण लाने की प्रवृत्ति इनमें इतनी नहीं पाई जाती जितनी प्रसाद और पद्य में पाई जाती है। कमी बताना और दूसरों को एकदम बिल्कुल दूसरों से नीचा बताना, ज़्यादातर ये काम किसने किया है? एक ही आदमी ने किए हैं, शुक्ल जी ने, है ना। शुक्ल जी का कथन है ये निराला के बारे में, याद रखना। अभी निराला के एक बात याद रखना, शुक्ल जी के लिए जो सबसे पसंदीदा कवि हैं वो तुलसीदास हैं, लेकिन छायावाद में सबसे ज़्यादा पसंदीदा कवि हैं वो पंत है, याद रखना। पंत याद रखना। पंत के बाद प्रसाद को महत्व दिया है, फिर निराला को दिया है, और फिर लास्ट में जाके महादेवी वर्मा को महत्व दिया है। सॉरी। अगला प्रश्न देखिए। रामचंद्र शुक्ल ने रहस्यवाद के मूल में किस छायावादी कवि को सर्वाधिक महत्व दिया है? अगर छायावाद में किसी कवि के अंदर रहस्यवाद की भावना झलकती है या रहस्यवाद झलकता है तो वो एकमात्र कवियत्री है, और वो है महादेवी वर्मा। एकमात्र कवियत्री है जिसके अंदर रहस्यवाद झलकता है, वो है महादेवी वर्मा। ताकि पंत, प्रसाद और निराला, इनके अंदर छायावाद नहीं झलकता है, याद रखना। छायावाद, रहस्यवाद या तो भक्ति काल में झलकता है, मध्यकाल में, या फिर छायावाद में झलकता है। लेकिन मध्यकाल का जो रहस्यवाद है ना, वो छायावाद के रहस्यवाद से एकदम भिन्न है। अगर प्रश्न आ जाए कि मध्यकाल का छायावाद रहस्यवाद तो छायावाद का रहस्यवाद दोनों समान है क्या? नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, ये याद रखना। आप दोनों का रहस्यवाद अलग अलग है, तो एकमात्र महादेवी वर्मा में झलकता है ये। अगला प्रश्न देखो। राम की शक्ति पूजा का प्रकाशन वर्ष कितना है? 1936 हिंदी साहित्य के लिए एक बहुत बड़ा साल रहा है, याद रखना। 1936 में बहुत बड़ा महाकाव्य गोदान भी आया था। राम की शक्ति पूजा ये भी महाकाव्य है। और कुछ लोग कहते हैं कि क्या बोलते हैं, 1936 में ही छायावाद का अंत है। भाई 1936 में जहाँ इतना बड़ा बड़ा महाकाव्य आ रहा है, राम की शक्ति पूजा जैसा प्रगतिशील साहित्य संघ की स्थापना हुई है वहाँ पे, उस टाइम पे गोदान जैसा महाकाव्य आया है, कामायनी भी उसके आसपास ही लिखा गया है, तो कैसे छायावाद का अंत उस समय हो सकता है? भाई कामायनी का अंत आप में, छायावाद का अंत 1938 मानना आप, और छायावाद का अंत 1938 और प्रगतिवाद का शुरुआत 1938 रूपाभ पत्रिका के प्रकाशन वर्ष से। रूपाभ पत्रिका के प्रकाशन किसने किया है? पंत जी ने, है ना। सुमित्रा नंदन पंत ने रूपाभ पत्रिका का प्रकाशन किया था। यहाँ से प्रगतिवाद की शुरुआत मानी जाती है और यहीं से छायावाद का अंत माना जाता है 1938 में। राम की शक्ति पूजा, निराला की पंक्तियां हैं। रवि हुआ अस्त रह गया राम रावण का अपराधे समर, ये इसकी प्रथम पंक्तियां हैं, याद रखना बिल्कुल। इसका मुख्य उद्देश्य सीता की मुक्ति है, याद रखना, सीता की मुक्ति। नई कविता के प्रथम अंक में निराला की किस कविता को अनेक कवियों द्वारा सामूहिक रूपांतर प्रकाशित हुआ था? ये वही कविता है जिसको महावीर प्रसाद द्विवेदी ने छापने से सरासर मना कर दिया था। बाद में ये दोबारा छपी थी सुधा पत्रिका में। इसका नाम है जूही की कली, ठीक है ना। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा था, बोला ऐसी रचनाएं मैं नहीं छापूंगा, केचवा छंद में है ये, तो एक प्रकार से छंदबद्ध होनी चाहिए, रोमानियत के भाव नहीं होने चाहिए, अच्छी तरह रचना लिखो जिसमें सामाजिक भाव हो कहीं ना कहीं, है ना। तो जूही की कली थी वो, जो बाद में छपी थी, जिसका सामूहिक रूपांतर नई कविता के प्रथम अंक में छपा था, याद रखना, नई कविता के प्रथम अंक में। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन से प्रवासी लेखक मॉरिशस के नहीं है? देखो दोस्तों, वो लोग जो भारत के हैं लेकिन भारत से बाहर रह रहे हैं और फिर भी लेखन कर रहे हैं ना, वो लोग प्रवासी लेखक कहलाते हैं। महेश राम जियावन, अभिमन्यु अनंत, रामदेव धुरंधर, ये सब मॉरिशस के हैं। लेकिन महात्म सिंह ये सूरीनाम के हैं। सूरीनाम एक देश है, वहाँ से ही है। बाकी मॉरिशस के कौन कौन है? अभिमन्यु अनंत, महेश राम जियावन, रामदेव धुरंधर। एक और बात बता दूँ आपको मैं, अगर आपसे पूछा जाए कि मॉरिशस का प्रेमचंद किसे कहते हैं या प्रवासी लेखकों का प्रेमचंद किसे कहते हैं, तो अभिमन्यु अनंत को कहते हैं। अभिमन्यु अनंत प्रेमचंद है विदेश का। लाल पसीना इनकी बहुत महत्वपूर्ण रचना है, एक उपन्यास है लाल पसीना, याद रखना, भूल मत जाना, ठीक है। लाल पसीना अभिमन्यु अनंत की रचना है ये, जो कि मॉरिशस के लेखक हैं। लाखों करोड़ों बार एग्जाम में प्रश्न आ चुका है, आगे भी आएगा ही आएगा। विलक्षण बात यह है कि आधुनिक गद्य साहित्य की परंपरा का परिवर्तन नाटक से हुआ है। तो सबसे पहले तो प्रश्न ये आएगा कि रामचंद्र शुक्ल ने विलक्षण बात किसको कहा या विलक्षण घटना किसे कहा है ना। तो गद्य साहित्य के परंपरा को या गद्य साहित्य के परिवर्तन को। देखो ऑप्शन में वहाँ बहुत सारी चीज़ें आएंगी कि विलक्षण बात क्या है, कि कहीं ना कहीं कि
कोई ऑप्शन जितने भी होंगे ना 3-4, वो सारे के सारे विलक्षण बात ही रहेंगे कहीं ना कहीं। लेकिन जो शब्दावली का चयन किया है ना शुक्ल जी ने, वो आधुनिक गद्य साहित्य की परंपरा के लिए कहा है। ये याद रखना आप। तो ये आपको ये याद होना चाहिए कि आधुनिक गद्य साहित्य की परंपरा के लिए विलक्षण शब्द का यूज किया है, और उसमें भी नाटक के लिए किया है। ये कहा है, शुक्ल जी की पंक्तियाँ हैं, ये याद रखना। और अगर प्रश्न आ जाए कि इसमें क्या नई बात है, कि विलक्षण बात कौन सी विलक्षण बात है कि आधुनिक गद्य साहित्य की परंपरा का परिवर्तन नाटक से हुआ है, ये तो होना ही था वैसे भी। तो ये बच्चन सिंह का कथन नहीं है। बच्चन सिंह ने इसके उल्टा बात कही है कहीं ना कहीं, कि विलक्षण बात कोई नहीं है इसमें कि आधुनिक गद्य साहित्य की परंपरा का परिवर्तन नाटक से हुआ है। तो ये कोई नई बात नहीं है, ये बच्चन सिंह का कथन है। बाकी शुक्ल जी का तो यह है कि विलक्षण बात यह है कि आधुनिक गद्य साहित्य की परंपरा का परिवर्तन नाटक से हुआ है। शुक्ल जी का कथन है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस उपन्यास में राम और काम का द्वंद्व चित्रित किया गया है। अमृतपाल नागर का उपन्यास अगर नहीं पूछे जाए कोई से भी एग्जाम में तो पेपर अधूरा है भाई साहब, ये याद रखना। 1972 में उनका उपन्यास आया था मानस का हंस, जिस तुलसीदास की जीवनी कही जाती है। उसमें राम और काम का द्वंद्व बताया गया है। भूमिका पढ़ लेना, उसकी भूमिका बहुत इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसका भले यहाँ से प्रश्न ना आए, ऐसा कभी नहीं होता, ठीक है ना। नाचो बहुत गोपाल, ये दलित जीवन पर आधारित उपन्यास है। ये भी अमृतलाल नागर का ये सूरदास के जीवन के आधारित है। ये खंजर नयन, अमृत और विष को साहित्य अकादमी मिला है। 1966 प्रकाशन वर्ष है इसका, अमृतलाल नागर का ये अमृत और विष 1966, अमृतलाल नागर, साहित्य अकादमी। निम्नलिखित में से नुक्कड़ नाटक के विषय में क्या सही नहीं है। पहला ऑप्शन है राजनीतिक प्रतिबद्धता, कला के लिए कला, जीवन के लिए कला, और ब्रेख्त के नाट्य सिद्धांतों के निकट। अब मेरी बात सुनो दोस्तों, इसको एक बार भूल जाओ और इसको भी एक बार भूल जाओ, ये दोनों पकड़ो। अब इसने खुद ने कह दिया ये तो कला के लिए कला होगा या जीवन के लिए कला होगा, मतलब पहला और चौथा तो ऑप्शन सही होने से रहा। इसने क्या कहा कौन सा सही नहीं है। देखो दो ही चीज़ें होती है, या तो आप कला के लिए कला करते हो, आर्ट के लिए आर्ट लिखते हो, या फिर जीवन के लिए आर्ट करते हो। दो ही चीज़ें होती हैं, दोनों चीज़ें सेम नहीं हो सकती। अब इन दो में से एक ऑप्शन है। देखो नुक्कड़ नाटक का उद्देश्य कभी ये थोड़े रहता है कि मतलब कि पैसा कमाना है, कहीं ना कहीं उनका सामाजिक लोगों को चेताना होता है, कहीं ना कहीं उनको विभिन्न प्रकार के जो मुद्दे होते हैं उनसे चेताना होता है उनका उद्देश्य। ये नहीं होता कि बस हमें अपना काम करना है, बल बिल्कुल लोग नुक्कड़ नाटक के करेंगे तो नुक्कड़ नाटक करना सीखेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। नुक्कड़ नाटक सीखना है तो उसके लिए अलग से प्रोसेस होती है, मंडली होती है, वो ज्वाइन करनी पड़ती है। लेकिन नुक्कड़ नाटक का उद्देश्य ये तो नहीं होता ना कि सभी लोग नुक्कड़ नाटक सीखें, नहीं होता। उनका उद्देश्य होता है कि लोग हम जो मुद्दे को पेश कर रहे हैं उस मुद्दे के बारे में जागरूक हो। जैसे दहेज कुप्रथा एक प्रकार से, प्रथा नहीं है, कुप्रथा के बारे में जाने वो, है ना। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिन मुद्दों को बताते हैं, जैसे किसी प्रकार का रोग के बारे में हो गया, समाज के विभिन्न पक्षों को पेश करते हैं। तो कला के लिए कला गलत हो जाएगा, जीवन के लिए कला ये सही हो जाएगा। तो कौन सा सही नहीं है, कला के लिए कला ये गलत हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि भाई इनका उद्देश्य ऐसा होता है कि सब लोग नुक्कड़ नाटक सीखें, नहीं, जीवन के लिए कला ये तो सही है, लेकिन क्या सही नहीं है, कला के लिए कला ये गलत हो जाएगा दोस्तों। क्रोचे का जो सिद्धांत है ना अभिव्यंजना, वो कला के लिए कला वाला सिद्धांत है, वो कला के लिए कला सिद्धांत, ठीक है, याद रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। जन्मना कवि प्रकृत्या घुमक्कड़ और विचारतः मूलतः मार्क्सवादी। कविता के लिए कोई भी विषय हो सकता है। घुमक्कड़ ऐसे कि कभी यहाँ तो कभी वहाँ, मूलतः मार्क्सवादी किंतु वे किसी उससे बाहर भी झांक लेते हैं। अब मार्क्सवाद की बात की जा रही है यहाँ पे, यानी कि मार्क्सवादी कवियों में हम 7-8 कवियों का अध्ययन करते हैं। मुक्तिबोध का भी करते हैं, केदारनाथ अग्रवाल का भी करते हैं, त्रिलोचन का भी करते हैं, नागार्जुन का भी करते हैं। लेकिन यहाँ घुमक्कड़ की बात की जा रही है दोस्तों, और हमको पता है कि राहुल सांकृत्यायन के बाद अगर हम सबसे बड़े घुमक्कड़ किसी को मानते हैं तो वो नागार्जुन है, ठीक है ना, नागार्जुन। तो सही उत्तर हो जाएगा हमारा नागार्जुन। कहीं दिनों तक चूल्हा रोया चक्की रही उदास, बहुत बड़े प्रगतिवादी कवि थे ये, बहुत बड़े मार्क्सवादी कवि थे, ठीक है ना, याद रखना। अगर प्रश्न आ जाए कि सबसे बड़े मार्क्सवादी आलोचक कौन है तो रामविलास शर्मा का नाम लेंगे हम। बाकी ये भी मार्क्सवादी कवि है सारे के सारे, मुक्तिबोध, केदारनाथ अग्रवाल, त्रिलोचन, नागार्जुन, ठीक है, याद रखना। सही उत्तर हो जाएगा नागार्जुन। निम्नलिखित में से किस कवि का संबंध नवगीत विधा से नहीं है। नवगीत विधा से संबंध नहीं है दोस्तों गिरधर राठी का। बाकी कुमार रविंद्र, वीरेंद्र मिश्र, महेश्वर तिवारी, ठीक है ना, रमानाथ अवस्थी, ये सब के सब नवगीत विधा से संबंधित कवि हैं, ये याद रखना। कहानी इतिवृत्ति तो है, यानी इसमें उसमें स्थिति से स्थिति अंतर अर्थात जीवन गति होनी चाहिए, काल का कुछ स्पंदन, कुछ तनाव अनुभव हो, यही तो कहानी का रस है। कहानी के विषय में ये किसका, ये विचार किस लेखक का है, ठीक है दोस्तों।
कहानी इतिव्रत ही तो है, यानी उसमें स्थिति से स्थिति अंतर होना चाहिए, जीवन गति होनी चाहिए, काल का बहुत कुछ स्पंदन होना चाहिए तथा कुछ तनाव अनुभव भी हो। यही तो कहानी का रस है। कहानी के संबंध में ये विचार किस लेखक के हैं दोस्तों? सही बताओ, इसका क्या उत्तर होना चाहिए? बताओ, जैनेन्द्र या फिर इलाचंद्र जोशी? बताओ क्या उत्तर सही होगा दोस्तों इसका? बताओ। इसको एक बार होल्ड करते हैं, इसमें मैं कंफ्यूज हूँ थोड़ा सा, है ना? मैं चेक करके बताता हूँ इसका आंसर क्या होगा, ठीक है? हाँ जी दोस्तों, इसमें क्या है ना, एक्चुअली इतिव्रत शब्द आने से मैं कंफ्यूज हो गया इलाचंद्र जोशी और जैनेन्द्र के बारे में। लेकिन इलाचंद्र जोशी ने तो इतिवृत्तात्मक उपन्यास लिखे थे। लेकिन अगर कहानी की बात करें, और कहानी आपको पता होगा ना, जैनेन्द्र कुमार के आपके सिलेबस में लगी हुई है अपने अपने भाग्य यूजीसी नेट के, तो आपको वहाँ से ये ट्रिक पकड़नी कि कहानी की बात की जा रही है और इतिवृत्तात्मकता की बात की जा रही है, तो जैनेन्द्र कुमार इसका सही उत्तर होगा। तो पहला ऑप्शन जैनेन्द्र यहाँ पर सही हो जाएगा दोस्तों, याद रखना जैनेन्द्र, है ना? अगला प्रश्न देखते हैं। यशपाल कृत झूठा सच उपन्यास में दौलत राम आज़ाद किस राजनीतिक दल का सदस्य होता है? कम्युनिस्ट पार्टी का होता है दोस्तों ये, ठीक है ना? अगर आपने उपन्यास नहीं पढ़ा है ये, तो कम से कम इग्नू के नेट्स हो गए या फिर हमारे टेलीग्राम पे पीडीएफ डाल रखी है इसकी, जो शॉर्ट नोट्स है ना उसकी, तो उसमें दे रखा है सब कुछ। तो कम से कम मोटा मोटा चिट्ठा पढ़ जाओ कि क्या क्या पात्र होते हैं इसमें, घटना क्या है इसके अंदर, क्या क्या हुआ था, तो वहाँ से भी आपका सवाल सही होने के चांस बढ़ जाते हैं। 1958 में लिखा गया उपन्यास है ये, 2 पार्ट में लिखा गया था ये। यशपाल का उपन्यास है, सबसे फेमस है झूठा सच, है ना? विभाजन की त्रासदी और सांप्रदायिक दंगों को बताता है ये। शुक्ल जी ने न तो भारत के रूढ़िवाद को स्वीकार किया है, न पश्चिम के व्यक्तिवाद को, ठीक है ना? शुक्ल जी ने न तो भारत के रूढ़िवाद को स्वीकार किया है, न पश्चिमी व्यक्तिवाद को। ये कथन किस लेखक का है? ये कथन किस लेखक का है दोस्तों? ये नामवर सिंह का कथन है, ठीक है? सही उत्तर हो जाएगा नामवर सिंह। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कहता है? ये जो प्रश्न अभी हमने किया था ये कि शुक्ल जी ने न तो भारत के रूढ़िवाद को स्वीकार किया है, न पश्चिमी व्यक्तिवाद को, तो इसका तो सही उत्तर होगा रामविलास शर्मा होगा दोस्तों, याद रखना रामविलास शर्मा, न कि नामवर सिंह होगा, गलत है। क्योंकि शुक्ल जी ने न तो भारत के रूढ़िवाद को स्वीकार किया है, न पश्चिमी व्यक्तिवाद को, तो ये जो कथन होगा रामविलास शर्मा का होगा, याद रखिएगा, ठीक है? रामविलास शर्मा वही है जो सबसे बड़े मार्क्सवादी आलोचक हैं। प्रेमचंद, इधर से भारतेंदु युग, रामचंद्र शुक्ल, महावीर प्रसाद द्विवेदी, सबके ऊपर इन्होंने बहुत अच्छा लिखा है। निराला की साहित्य साधना इन्होंने लिखी है, जिसके लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला है। किसी बात का टोटा होने पर उसे पूरा करने की इच्छा होती है, दुख होने पर उसे मिटाना चाहते हैं, ये स्वभाव है आदमी का। तो किस निबंध से पंक्तियाँ ली गई है ये? बहुत बड़े कहानीकार, बहुत फेमस है ये। कछुआ धर्म एक इनका निबंध है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी का, उसी में से ये पंक्तियाँ ली गई है, ठीक है ना? मारेसी मोई कुठाओ, मारेसी मोही कुठाओ और कछुआ धर्म, ये इनके 2 बहुत फेमस निबंध है दोस्तों, याद रखना। और इनकी कहानी आपने पढ़ी होगी, सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा और उसने कहा था, ये 3 कहानियाँ इनकी फेमस है, याद रखना, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। अगला प्रश्न देखिए। यही सच है कहानी, मन्नू भंडारी की कहानी है ये, यही सच है, ठीक है? यही सच है, मन्नू भंडारी। कृष्णा सोबती की आपको पता होगा, इसे बादलों के घेरे में, सिक्का बदल गया, उषा प्रेमोदा की वापसी, मृदुला गर्ग, ठीक है, याद रखना। मृदुला गर्ग का आपने पढ़ा होगा ना, वो कठगुलाब, एक उपन्यास इनका कठगुलाब, बहुत फेमस। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है कि एक सेकेंड, निम्नलिखित में से किस आलोचक का संबंध मार्क्सवाद से है? ठीक है, परशुराम चतुर्वेदी, रामस्वरूप चतुर्वेदी, शिवदान सिंह चौहान, ठीक है ना? इन्होंने क्या लिखा था? इन्होंने लिखा था ना हिंदी साहित्य के 80 वर्ष, ठीक है ना? शिवदान सिंह चौहान वही है जिन्होंने लिखा है प्रगतिशील साहित्य की आवश्यकता, आलोचना के मान शिवदान सिंह चौहान। ऐसे याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट रचनाएं इनकी कौन कौन सी? प्रगतिशील साहित्य की आवश्यकता 1937, प्रगतिवाद 1946, हिंदी साहित्य के 80 वर्ष 1954, आलोचना के मान 1958, शिवदान सिंह चौहान। आलोचक का संबंध मार्क्सवाद से है, शिवदान सिंह चौहान का। याद रखना रामविलास शर्मा का भी संबंध है, वो तो ऑप्शन में नहीं है, इसलिए सही उत्तर शिवदान सिंह चौहान माना जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। ये मेरे जीवन का केवल अर्ध सत्य है, मैं केवल अपने बहिरंग का ही विवरण दिया है। जहाँ तक अंतरंग जीवन का प्रश्न है, ये मेरा नितांत अपना है। आपको उसका समभागी बनाने की उदारता मुझ में नहीं है। ये किस
आत्मकथाकार का है। तो वैसे उन्होंने खुद नहीं हिंट दे दिया, यहाँ पे अर्ध सत्य लिखे है ना, एक आत्मकथा लिखी गई है दोस्तों अर्ध कथा नाम से। किस नाम से? अर्ध कथा। अब अर्ध कथा नाम से लिखी गई है, वो आत्मकथा है किसकी? अर्ध कथा। ये तो है नगेंद्र की। लेकिन अगर प्रश्न आ जाए कि अर्ध कथानक किसकी है, तो वो है किसकी? बनारसी दास जैन की। बनारसी दास जैन की है अर्ध कथानक। अर्ध कथानक है बनारसी दास जैन की, और अर्ध कथा है किसकी? नगेंद्र की। तो ये पंक्तियाँ किस आत्मकथाकार की है? ये है नगेंद्र की, डॉक्टर नगेंद्र। 1973 में इन्होंने अपना साहित्य लिखा था, हिंदी साहित्य का इतिहास। संपादक है ये वैसे, है ना। निम्नलिखित में से कौन सी कृति रोमा रोला की है? देखो रोमा रोला की है ना, कैसे याद रखना पड़ेगा इन चारों में से? चारों बापू के ऊपर लिखी गई है ये, है ना। देखो मेरी बात सुनो, अब रोमा रोला आपको नाम से पता चल रहा है कि अरे तो आप आदमी अपने भारत का तो नहीं है, बाहर का ही है। बाहर का है तो मतलब विश्व में कहीं और का है ना, तो विश्व के अद्वितीय पुरुष महात्मा गांधी, विश्व के अद्वितीय पुरुष, ये याद रखना आप, ठीक है। ये रचना किसकी है? रोमा रोला की रचयिता है ये, ठीक है। बाकी ये बापू जो है ये घनश्याम दास बिड़ला की है ये, है ना। और अकाल पुरुष गांधी ये जैनेन्द्र की रचना है ये। किसकी है दोस्तों? ये जैनेन्द्र की, याद रखना, ठीक है। बाकी आपको कमेंट करके बताना है कि जो ये रचना है ना बापू की झांकियाँ, ये किसकी है दोस्तों? ये भी मुझे ध्यान नहीं आ रहा, बाकी आपको कमेंट करके बताना है इसका, सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न ये हो गया, बापू घनश्याम दास बिड़ला की बता दी मैंने, महात्मा गांधी विश्व के अद्वितीय पर रोमा रोला की है, अकाल पुरुष गांधी जैनेन्द्र की है, बापू की झांकियाँ, है ना। ये मुझे ध्यान नहीं आ रहा, एक बार कमेंट करके बताओ, है ना। बिल्कुल। अगला प्रश्न देखते हैं। रस की प्रस्तुति के लिए तद्रुपतानुसंधान शब्द का प्रयोग किस आचार्य ने किया है? रस की प्रस्तुति के लिए तद्रुपतानुसंधान शब्द का प्रयोग किया है उसने, जिसका सिद्धांत का नाम है आरोपवाद उत्पत्तिवाद। उत्पत्तिवाद। और ये सिद्धांत किसने दिया है? भट्टलोलट ने, ठीक है। एक अपने अनुभव के अनुसार बात बताता हूँ दोस्तों मैं, अगर आपको कभी भी चारों ऑप्शन दिख जाए और भट्टलोलट ऑप्शन में दिख जाए और आपको नहीं आ रहा उत्तर की उत्तर क्या है, अगर नहीं पता आपको, तब भट्टलोलट लगा देना। अगर माइनस मार्किंग नहीं है ना, भट्टलोलट लगा देना। 90% चांसेज है भट्टलोलट सही उत्तर निकलेगा। अगर याद है तो सही उत्तर लगा ही देना कौन सा सही है, लेकिन नहीं याद है तो भट्टलोलट लगा देना आप, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए। आनंदवर्धन ने किसे धोनी की आत्मा माना है? अब देखो साथ में इन्होंने खुद नहीं कह दिया कि धोनी के आत्मा, यानी कि धोनीवादी आचार्य है आनंदवर्धन, ठीक है ना, जिसने धोनी के दो भेद बताए हैं। कौन कौन से? अभिधा और लक्षणा। अब आप कहेंगे व्यंजना कहाँ है? अरे भाई व्यंजना तो इनके अंदर ऑलरेडी छुपा हुआ होता है कहीं ना कहीं। तो धोनी के दो भेद याद रखना, अभिधा और लक्षणा। और अभिधा और व्यंजना का नाम इन्होंने रखा है क्या? अभिधा का तो रखा है विवक्षी तान्य परवाच्य ध्वनि, और लक्षणा का रखा है अविवक्षी तान्य परवाच्य ध्वनि, ठीक है। याद रखना बिल्कुल। ये समझता हूँ बहुत कठिन चीज़ है, लेकिन पीछे करके सुन लेना एक बार ध्यान से, है ना। तो ध्वनि की आत्मा इन्होंने किसको माना है? रस को माना है इन्होंने। ध्वनिवादी आचार्य है, फिर भी रस को इन्होंने मूल माना है, ठीक है ना, रस को। तो सही उत्तर हो जाएगा रस, याद रखना, भूलना मत, है ना। ध्वन्यालोक इनकी पुस्तक है, बहुत फेमस है ध्वन्यालोक, है ना, जिसमें इन्होंने सिद्धांत दिया है। अगला प्रश्न देखो। आचार्य भरत मुनि ने काव्य दोषों की संख्या 10 मानी है, 10। मम्मट ने 3 मानी है, याद रखना। मम्मट ने काव्य दोषों की संख्या 3 मानी है, लेकिन भरत मुनि ने 10 काव्य दोष माने हैं, याद रखना। भरत मुनि वही है जो प्रथम आचार्य के रूप में गिने जाते हैं। नाट्यशास्त्र इनका फेमस ग्रंथ है। कोलरिज की काव्य धारणा संबंधी मुख्य आधार क्या है? कोलरिज अपने वही है जिन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया है? कल्पना सिद्धांत दिया है, जो कि जैववादी सिद्धांत है। कौन सा है? जैववादी सिद्धांत, याद रखना। कोलरिज का जन्म कब हुआ है? 1772 में। इनके मित्र है वर्ड्सवर्थ, इनका जन्म कब हुआ है? 1770 में, याद रखना बिल्कुल। कोलरिज ने कल्पना के दो भेद बताए हैं, मुख्य कल्पना और गौण कल्पना। काव्य भाषा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी मान्यता वर्ड्सवर्थ की नहीं है? देखो मैंने अभी कहा था आपसे कि वर्ड्सवर्थ और कोलरिज दोनों परम मित्र थे, ठीक है ना, लेकिन दोनों के बीच में कुछ बातों को लेकर मतभेद हो गया था, जिस कारण दोनों अलग अलग लिखने लग गए थे। 1770 में तो वर्ड्सवर्थ का जन्म हुआ था, 1772 में कोलरिज का जन्म हुआ था। अब क्या क्या बातें थी जो वर्ड्सवर्थ नहीं मानते थे और कोलरिज मानते थे, तो कौन सी मान्यता वर्ड्सवर्थ की नहीं है बताना है अपन को। उससे पहले मैं आपको बता दूं, वर्ड्सवर्थ ऐसा आदमी था एक प्रकार से, कैसा? देसी आदमी था, देसी आदमी। उसका मानना था कि यार गाँव की भाषा और शहर की भाषा एक होनी चाहिए, गद्य की भाषा पद्य की भाषा एक होनी चाहिए, कोई अलग नहीं होना चाहिए।
ग्रामीण शब्दों का प्रयोग भी होना चाहिए कविता के अंदर, ऐसा उनका मान्यता थी, है ना। छंदों वंदों का प्रयोग हो तो ठीक है, नहीं हो तो भी चलेगा, इस टाइप से देसी आदमी था वर्ड्सवर्थ। अब सॉरी, अब इस मेरी बात को सुन के अब आप इस उत्तर को देने का ट्राई करो कि काव्य में ग्रामीणों की दैनिक बोलचाल की भाषा का प्रयुक्त हो। ये एकदम सही कथन है, क्योंकि ये वर्ड्सवर्थ की मान्यता नहीं है बतानी है, जबकि ये तो सही है क्योंकि ये नहीं है, मतलब ये तो है ना, तो जो नहीं है उसका चयन करना है। भाषा में मिथक और बिंबों का प्रयोग होना चाहिए, एक बार इसको होल्ड करते हैं। तीसरा है भाषा में कृत्रिमता और आडंबरवाद कवियों की देन है, ये सही कथन है, ठीक है ना, कि भाषा में कृत्रिमता और आडंबरवाद कवियों की देन है, जो कि नहीं होनी चाहिए थी। गद्य और काव्य की भाषा में कोई तात्विक भेद नहीं है, अर्थात समान होनी चाहिए, ये भी सही कथन है। लेकिन भाषा में मिथक और बिंबों का प्रयोग होना चाहिए, भाई भाषा में मिथक और बिंबों का प्रयोग तो समझदार कवि करेगा, और समझदार कवियों से वर्ड्सवर्थ को परेशानी थी, तो ये गलत हो जाएगा। ये मान्यता वर्ड्सवर्थ की नहीं थी, वो तो मानता था कि सरल भाषा होनी चाहिए एकदम, मिथक विथक बिंबों का प्रयोग मत करो बिल्कुल भी। सही उत्तर हो जाएगा दूसरा वाला, ठीक है ना। एक पुस्तक है दोस्तों जो लिरिकल बैलेड्स नाम से, लिरिकल बैलेड्स, ये पुस्तक वर्ड्सवर्थ और कोलरिज दोनों ने मिलकर लिखी है, याद रखना, लिरिकल बैलेड्स। एक बुक है बायोग्राफी लिटरेरिया, इसमें कंफ्यूज मत हो ना, ये तो अकेले कोलरिज ने लिखी है, अकेले कोलरिज ने, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिए, जुंग के अनुसार पिता पर अधिकार जमाने के लिए लड़की की मां से प्रतिस्पर्धा को ग्रंथि से किस नाम से जाना जाता है, यानी कि पिता के प्रति पुत्री का आकर्षण, ठीक है ना, पुत्री का आकर्षण, तो इसको बोला जाता है इडिपस ग्रंथि, है ना। लेकिन अगर प्रश्न आ जाए कि माँ के प्रति पुत्र का आरक्षण, तो हम लेंगे इलेक्ट्रा ग्रंथि, ठीक है ना। ये हम साइकोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं ये। इसमें एक बहुत पुरानी कहानी प्रचलित है, जिसमें एक पुत्र होता है, वो अपनी माँ से ही शादी कर लेता है। कैसे करता है वो तो फिर मैं आपको बाद में बताऊंगा, क्योंकि उसको पता नहीं होता है कि वो मेरी माँ होती है। और बचपन में जब बेटा पैदा होता है तो उसकी माँ को पहले ही घोषणा कर दी जाती है कि ये जो बेटा है ना, बाद में जाके अपने ही पिता की हत्या करेगा और अपनी माँ से शादी करेगा ये, तो उस कारण उस बेटे को फेंक दिया जाता है बाहर जाके, है ना। तो ये कहानी है, आपको इंटरनेट पे मिल जाएगी आराम से। बाद में वो बेटा कहीं और चला जाता है, उसको फेंक दिया जाता है, कोई और उसको पालता है, और जब वो बड़ा होता है तो वो साम्राज्य को लूटने के लिए जाता है, तो वो इसके बाप का जो साम्राज्य होता है उसको भी लूट लेता है, और अपनी माँ को ही किडनैप करके उससे शादी कर लेता है, लेकिन उसको पता नहीं होता है। तो बाद में दोनों का एक बर्थ मार्क होता है, वो बर्थ मार्क जब दोनों को दिखाई देता है ना उसकी माँ को, तब पता चलता है कि ये तो मेरी माँ है। तो इलेक्ट्रा ग्रंथि तो तब होगी जब माँ का और पुत्र का संबंध, तो वहाँ से ये नाम आया है इलेक्ट्रा ग्रंथि। और इडिपस कब होगा, पिता के प्रति पुत्री का प्रेम, ठीक है ना, ये याद रखना। ये हमारे अंदर की ग्रंथियाँ होती है, जिस कारण से हमारे अंदर परिवर्तन आता है। यही कारण है कि पिता का पुत्री के प्रति और पुत्री का ज़्यादा प्रेम पिता के प्रति होता है और माँ का पुत्र के प्रति होता है। अगला प्रश्न देखिए, इश्क भरा है देख लें और जगत से दूर, एक अजम्बा हमने देखा दहरी का नासुर। कुएं के लिए बात कही जा रही है, अमीर खुसरो की पहेली है ये, अमीर खुसरो, ठीक है ना। प्रश्न आएगा कि अमीर खुसरो की जो पंक्तियाँ थी वो धर्म उपदेशक थी क्या, नहीं है, केवल मनोरंजन इनका उद्देश्य था, धर्म उपदेशक नहीं था, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, बालिका सपूत कवि कुल परहूत रघुवीर जो को दूत भरी रूप विकराल को। पंक्तियाँ सेनापति की है ये। सेनापति का जन्म 1589 बताया है केशवदासी में, और फुटकल कवियों में जब हम पढ़ते हैं ना कहीं उसमें इनका जिक्र किया गया है, ठीक है ना। केशवदास का जिक्र और सेनापति का जिक्र फुटकल कवियों में किया गया है, रीतिकाल के प्रमुख ग्रंथकार में इनका जिक्र नहीं किया है केशवदास शुक्ल जी ने अपनी किताब में अंदर। केशवदास का जन्म 1555 बताया है और सेनापति का 1589 बताया है। इसके अलावा कवि कुल कंठाभरण नाम से एक किताब है, वो भी सेनापति की है। अगर बात आए कि सेना भक्त राम भक्त कवियों में माना जाते हैं, राम भक्त कवियों में प्रकृति का वर्णन, ऋतु चक्र का सबसे श्रेष्ठ वर्णन सेनापति ने किया है, याद रखना आप। ऋतिकाल के प्रवर्तक आचार्य शुक्ल जी ने चिंतामणि को माना है, केशवदास को नहीं माना है। वैसे तो ऋतिकाल के प्रवर्तक आचार्य केशवदास ही है, लेकिन शुक्ल के अनुसार चिंतामणि को ही चयन करना है आपको। जीवन मुँह चाही को निको, दरस परस दिन रात करते है कहना प्यारी पी को। कि जीवन तो उस कुब्जा का सर्वश्रेष्ठ है यार, वो कुब्जा जो वहाँ कृष्ण जी के पास रहती है सबसे बेस्ट है उसका, क्योंकि वो दिन रात कहीं ना कहीं पे कहना प्यारी के दर्शन करते रहते हैं, है ना। तो इसमें किस भाव की अभिव्यक्ति मानी है गोपियों ने, रामचंद्र शुक्ल ने, है ना। देखो यहाँ पर साफ पता चल रहा है कि यार जीवन तो कुब्जा का ही बढ़िया है कि जो दिन रात दरस करती रहती है, तो असूया भाव हो जाएगा। और असूया भाव वहाँ पे होता है जहाँ पर जलन की भावना होती है, सोत की भावना होती है, सोत की, है ना। एक होता है ना वो कि प्रेमिका, हम प्रेमिका हैं लेकिन हमारे प्रेमी को कोई दूसरा भी प्रेम करता है तो उससे जलना, उसको असूया भाव बोलते हैं।
सौतन वाला भाव, ठीक है ना, तीसरा विकल्प सही हो जाएगा यहाँ पे। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न क्या कहता है। सुजान की उपेक्षा से विराग उत्पन्न होने के बाद रीतिकालीन कवि घनानंद वृंदावन जाकर किस संप्रदाय में वैष्णव हो गए थे? इसका सही उत्तर होगा निम्बार्क संप्रदाय, ठीक है, इसका सही उत्तर होगा निम्बार्क संप्रदाय। अगर घनानंद का बात आ जाएगी, घनानंद ने जो सुजान के ऊपर लिखा है वो किस कारण लिखा है, ऐसा क्या था उनकी रचनाओं में? तो पूर्व राग यानी कि पहले से वो प्रेम करते थे, इस कारण से उनकी रचनाओं में पूर्व राग की भावना दिखी जा सकती है, ठीक है। इश्क लता, विरह लीला इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। बाकी अति सूधो स्नेह को मार्ग है, जहाँ नेक सयान पे बांक नहीं, पंक्तियां घनानंद की है ये भी। और लोगन तो लागे है कविता बनावत, मोही तो मोहे कविता बनावत, है ना, कि लोग तो कविता खुद बना रहे हैं, मुझे तो मेरी कविता मेरा जन्म कर रही है, यानी कि मुझे मेरी कविता बना रही है। ये पंक्तियां भी घनानंद की है, याद रखना। निम्बार्क संप्रदाय सही उत्तर होगा। अगर प्रेम खूंखार शेर है तो मैं उससे दूर ही रहूंगी, मैं तो उसे गाय ही समझ रखा था। के ऊपर मैं प्रेम को संदेह के ऊपर समझती हूँ, वह देह की वस्तु नहीं है, आत्मा की वस्तु है, संदेह का जरा भी स्थान नहीं है, हिंसा तो संदेह का परिणाम है, ये संपूर्ण आत्मसमर्पण है। ये पंक्तियाँ गोदान उपन्यास में मालती के द्वारा कही गई है। ये गोदान उपन्यास 1936 प्रकाशन वर्ष। सेमरी और बेलारी दो गांवों का वर्णन किया गया है इसमें। प्रमुख पात्र होरी, झुनिया, धनिया, गोबर, भोला, ठीक है ना, गोविंदी, मेहता, मालती, चूहिया, मंगल, ये इसके दातादीन बहुत महत्वपूर्ण पात्र है इसके, याद रखना है ना। सोना, रूपा, सीलिया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रिय प्रवास के निम्नलिखित में से किस विशेषता का उल्लेख नहीं किया है? अब देखो, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास है प्रिय प्रवास, जो कि खड़ी बोली हिंदी का पहला महाकाव्य माना जाता है। 1914 इसका प्रकाशन वर्ष है। और ये किसने लिखा है? जिनका नाम और जिनका एड्रेस ऐसा लगता है जिनका नाम एकदम पूरे गांव का नाम हो, पूरे जिले का नाम हो। अयोध्या सिंह उपाध्याय अरिहोद, ठीक है ना, उन्होंने लिखा है ये। अब शुक्ल जी ने प्रिय प्रवास के लिए अपने इतिहास ग्रंथ में जो जो पंक्तियाँ कही है ना, वो याद होनी चाहिए, और जो नहीं कही है वो यहाँ पे चयन करना है। अब आपने पढ़ा होगा तो आपको पता चल जाएगा। अधिकतर पदों में बड़े ढंग से हिंदी अपनी चाल पर चलती दिखाई देती है, ये सही कथन है, ठीक है ना। अधिकतर पदों में बड़े ढंग से हिंदी अपनी चाल पर चलती दिखाई पड़ती है, सही कथन है, ये कहा है। इसकी कथा वस्तु एक अच्छे प्रबंध के लिए पर्याप्त है। तारीफ कर दी भैया। और तारीफ और शुक्ल जी मतलब विरोधाभास बातें एक दूसरे के। शुक्ल जी तारीफ करते हैं, बहुत बड़ी बात है, और ये गलत हो जाएगा क्योंकि इसकी कथा वस्तु एक अच्छे प्रबंध के लिए पर्याप्त है, ये गलत है, ये कहा ही नहीं है शुक्ल जी ने। ये कहा है कि इसमें सब कुछ बढ़िया है, फिर भी एक अच्छे प्रबंध के लिए अपर्याप्त है कहीं ना कहीं, है ना। तो ये गलत हो गया, यही कथन हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि किस बात का उल्लेख नहीं किया? इस बात का, इसकी कथा वस्तु एक अच्छे प्रबंध के लिए पर्याप्त नहीं है, ये सही वाक्य होता, लेकिन यहाँ पे दे रखा पर्याप्त है, तो ये गलत हो जाएगा। यह काव्य अधिकतर भाव व्यंजनात्मक वर्णनात्मक है, ये भी सही कथन है। और हिंदी को है, था, किया, दिया ऐसी दो एक क्रियाओं के भीतर ही सिमट कर रहना पड़ा है, ये भी सही कथन है। ये तीनों पंक्तियाँ शुक्ल जी ने कही है, लेकिन दूसरा वाला जो ऑप्शन है ये नहीं कहा है, यहाँ पे अच्छे प्रबंध के लिए नहीं पर्याप्त है, सही ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न देखो। सखी नील नवसर से उतरा, यह हंस आहा तरता तरता, तारिक मौक्तिक शेष नहीं निकला जिनको चरता चरता। रूप का अतिशोक्ति अलंकार होगा यहाँ पे, है ना। हंस किस अलंकार संबंधित है? रूप का अतिशोक्ति अलंकार, रूप का अतिशोक्ति, है ना, किसी को रूप का अतिशोक्तिपूर्ण अलंकार वर्णन करना है, यहाँ पे रूप का अतिशोक्ति अलंकार कहलाता है। यह पंक्तियाँ साकेत महाकाव्य से ली गई है, जो कि 1931 में प्रकाशित हुआ था। उर्मिला के विरह को इसमें दिखाया गया है। 12 सर्ग है इसमें, 9वां सर्ग सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 9वां सर्ग को इसकी आत्मा कहा जाता है। मैथिली शरण गुप्त की रचना है ये, मैथिली शरण गुप्त की, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। दोनों का हट था दुर्निवार, दोनों ही थे विश्वासहीन। कामायनी में ये पंक्तियाँ किससे क्या आशय है ना, कि देव और दानव दोनों ही हठी थे, दोनों ही विश्वासहीन थे, दोनों से संबंधित पंक्तियाँ ही है। कामायनी 1935 में प्रकाशित एक बहुत बड़ा महाकाव्य है, छायावाद का सबसे बड़ा महाकाव्य माना जाता है। इसके अंदर 15 सर्ग है। 15 सर्गों का क्रम याद कर लेना, सुन लेना ध्यान से। चिंता ने आशा से श्रद्धा से कहा कर्म, ठीक है ना, चिंता आशा श्रद्धा काम वासना लज्जा, ये कर्म यहाँ नहीं आएगा। चिंता आशा श्रद्धा काम वासना लज्जा कर्म, ईर्ष्या ईड़ा, स्वप्न में संघर्ष करेंगे, उसके बाद निद्रा आ जाएगी, निद्रा NDRA, ठीक है। दोबारा बताता हूँ फिर से कि
चिंता ने आशा से श्रद्धा से कहा, ठीक है ना, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, ईड़ा, स्वप्न में संघर्ष करेंगे और फिर निद्रा आ जाएगी। अब मैं बताता हूँ कैसे होगा। चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, पहले काम आएगा, फिर वासना, फिर लज्जा। चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, ईड़ा। अब देखो, आप की लिखते हो, जब बड़ी की ऐसे लिखते हो तो क में, की में एक तो के छुपा हुआ है तो कर्म हो जाएगा। और बड़ी ई का मतलब हो गया कि पहले ईर्ष्या आएगा, क्योंकि ईर्ष्या में बड़ी ई की मात्रा आती है और ईड़ा में नहीं आती। तो पहले ईर्ष्या और फिर ईड़ा आएगा, तो कंफ्यूज मत हो ना कि ईर्ष्या पहले आएगा, ईड़ा आएगा। देखो, आप की लिखते हो की, तो की में पहले क आ रहा है, तो क में कर्म, फिर बड़ा ई आ रहा है, तो मतलब ईर्ष्या, फिर ईड़ा। फिर स्वप्न में संघर्ष, संघर्ष कहाँ करोगे? स्वप्न में। वैसे भी आधा स पूरे स के पहले आता है, तो ये याद रखना आप। स्वप्न में संघर्ष, फिर निद्रा आ जाएगी। तो निर्वेद, दर्शन, रहस्य और आनंद, निद्रा, NDRA, याद रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। मैं नीर भरी दुख की बदली, उमड़ी कलथी मिटे आज चली, परिचय इतना इतिहास ही। मैं नीर भरी दुख की बदली, सांध्य गीत में संकलित है ये। सांध्य गीत, महादेवी वर्मा, 1936, ठीक है। निर्जा, निहार, रश्मि, नीरजा, सांध्य गीत, ये चारों के चारों यामा एक इनका काव्य संग्रह, उसके अंदर संकलित है चारों के चारों। और इसको बाद में साहित्य भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, ज्ञानपीठ, ठीक है ना, ज्ञानपीठ मिला था यामा को। सॉरी, साहित्य अकादमी मिला था यामा को, साहित्य अकादमी, ठीक है ना। ज्ञानपीठ तो सिर्फ पंत को मिला है, पंत को, याद रखना आप, चिदम्बरा के लिए। बैठे हुए सुखद आदम में, बैठे हुए सुखद आत्म में मृग रोमंथन करते हैं, वन के जीव विवर से बाहर हो विशब्द विचरते हैं। यानी कि गुफाओं से बाहर कहीं ना कहीं पर जीव खेल रहे हैं, वहाँ पे विचरण कर रहे हैं, और मृग खेल रहे हैं। किसका वर्णन है ये परशुराम के आश्रम का वर्णन है। लक्ष्मी रथी के अंदर जो परशुराम का आश्रम है वहाँ पर वर्णन है। अब साकेत में कहीं चित्रकूट में ऐसा देखा है कि हमने चित्रकूट में ऐसा बताया गया हो कि जहाँ पे शेर वगैरह या फिर वन के जीव खेल रहे हैं, ऐसा नहीं बताया गया है कहीं पे भी, है ना। वो तो परशुराम जी हैं जो इन सबको झेल सकते हैं कहीं ना कहीं पे, है ना। निडर हैं एकदम, बिल्कुल बहादुर हैं, क्षत्रिय हैं। तो रश्मि रथी में परशुराम के आश्रम का चित्रण किया गया है। ये रश्मि रथी 1952 में लिखा हुआ, कर्ण के ऊपर लिखा गया महाकाव्य है। 7 सर्ग आएगा इसके अंदर, 7 सर्ग है ना। खंड काव्य है, सॉरी, महाकाव्य नहीं है, खंड काव्य है। अगला प्रश्न देखो। और अब तो हवा भी बुझ चुकी है और सारे इश्तिहार उतार लिए गए हैं, जिसमें कल आदमी नंगा था। या अकाल नहीं आएगा, नंगा था। धूमिल की पंक्तियां हैं ये, ठीक है ना, धूमिल की पंक्तियां हैं ये। धूमिल के काव्य संग्रह आपने पढ़े होंगे, संसद से सड़क तक, और कल सुनना मुझे, कल सुनना मुझे, और एक है सुदामा पांडे का प्रजातंत्र, सुदामा पांडे का प्रजातंत्र। ये 3 हैं। कल सुनना मुझे को साहित्य अकादमी मिला हुआ है। किसको मिला है? कल सुनना मुझे को। संसद से सड़क तक 72 में है, कल सुनना मुझे 79 में, 1979, याद रखना। अगला प्रश्न है, तमस उपन्यास में सांप्रदायिक भावना के निर्माण में सहायक नहीं है। कि यार तमस उपन्यास 1973 में लिखा गया है, जिसमें विभाजन की त्रासदी और सांप्रदायिक भावनाओं को दिखाया गया है कि किस प्रकार से सांप्रदायिक दंगे हुए हैं। तो इसमें कौन सा सहायक नहीं होगा? सांप्रदायिक पूर्वाग्रह, यह तो सही है कि कहीं ना कहीं पहले से उनके बीच मन मुटाव चल रहा था, मैटर था, और वो बाद में जाके बहुत बड़ा आंदोलित हो उठा। विभिन्न संप्रदायों का एक स्थान पर वास, ये बिल्कुल भी संभव नहीं है। इस उपन्यास के अंतर्गत विभिन्न संप्रदाय एक जगह नहीं रह सकते हैं, उसमें लड़ाई होती आई है, तो ये गलत हो जाएगा। तो यही सहायक नहीं होगा। वर्गीय पूर्वाग्रह, ये भी सही है, और अतीत की गौरव गाथा है। देखो ना, सांप्रदायिक पूर्वाग्रह गौरव गाथा है, ये तीनों अतीत से तो जुड़ी हुई चीज़ें हैं, तो ये तो वैसे ही कॉमन हो जाएगा। चौथा वाला सही उत्तर होगा यहाँ पे। 1973 भीष्म साहनी का लिखा गया उपन्यास है ये। तीसरी कसम कहानी के अंदर गाड़ीवान कौन सी सामान न लादने की कसम नहीं खाई है, यानी कौन सी सामान तो लेके जाएगा। देखो, बांस तो नहीं लेके जाएगा। बांस क्या करते हैं, वो गाड़ी के अंदर सीधे आगे निकले रहते हैं बड़े बड़े, उसके कारण उसे फंस गया था वह चोर बाजारी का सामान, इसमें ही पकड़ा गया था वह। और कंपनी की औरत जो सबसे लास्ट में लेके गया था, उसमें भी वो उसको दुखी हो गया था, कहीं ना कहीं उसका दिल टूट गया था वो, है ना। तो इन 3 चीज़ों को तो कसम उन्होंने खा ली थी, लेकिन दुल्हन की डोली इसकी कसम नहीं खाई थी। तो कसम किसकी नहीं खाई थी? दुल्हन की डोली की। दूसरा ऑप्शन सही हुआ यहाँ पे। तीसरी कसम फणीश्वरनाथ रेणु की कहानी है ये। ठुमरी जो कहानी संग्रह 1957 प्रकाशन वर्ष है, उसमें संकलित है, याद रखना। ठुमरी का प्रकाशन 1959 है, याद रखना, 1957 नहीं है, 1959 है। आदिम रात्रि की महक, ये इनका पहला कहानी संग्रह है फणीश्वरनाथ रेणु का। क्या स्त्री होना कोई पाप है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। ये संवाद किस कहानी का है? आकाशदीप 1929 में छपी हुई कहानी है ये। जयशंकर प्रसाद इसके रचयिता है, याद रखना। दुलाई वाली
1907, बंग महिला राजेंद्र बाला घोष की कहानी है। लाल पान की बेगम, फणीस सत्यनाथ रेणु, परिंदे 1956, निर्मल वर्मा। अगला प्रश्न देखो। बचन सिंह सिरसा गया, उसके हाथों के अभ्यस्त निठुराई को जैसे किसी मानवीयता कोमलता ने धीरे से छू लिया हो। बचन सिंह, जगपति, चंदा, ये राजा निर्बंसिया कहानी के पात्र हैं। 1957 में छपी थी ये कहानी। मेरे से अगर पूछा जाए मेरी चुनिंदा कहानी में कौन सी फेवरेट है, तो राजा निर्बंसिया का नाम लूंगा। कमलेश्वर की कहानी है ये, याद रखना। आपकी कौन सी कहानी फेवरेट है, आपको कौन सी कहानी सबसे अच्छी लगती है, कमेंट करके बताना, फिर मैं भी पढ़ूंगा उसको अगर मैंने नहीं पढ़ी होगी तो। तुम कनक किरण के अंतराल में लुक छिप कर चलते हो क्यों, हे लाज भरे सौंदर्य बता दो मौन बने रहते हो क्यों। ये कामायनी की किस रचना से ली गई पंक्तियां हैं। तुम कनक किरण के अंतराल में लुक छिप कर चलते हो क्यों, हे लाज भरे सौंदर्य बता दो मौन बने रहते हो क्यों। ये पंक्तियां किस रचना से संबंधित है, तो ये पंक्तियां ली गई है, किससे ली गई है, ये कामायनी से है ना। कामायनी की पंक्तियां हैं ये। 1935 प्रकाशन वर्ष है इसका, कामायनी। हाँ दोस्तों, हम ये प्रश्न कर रहे थे, तुम कनक किरण के अंतराल में लुक छिप कर चलते हो क्यों, है लाज भरे। देखो दोस्तों, ये कामायनी की पंक्तियाँ नहीं, नाटक की पंक्तियाँ हैं, ये नाटक की। और इनका फेमस नाटक कौन सा है, चंद्रगुप्त मौर्य, 1931 में लिखा गया था। अगर सबसे फेमस नाटक की बात की जाए तो चंद्रगुप्त मौर्य इनका सबसे फेमस नाटक है, सबसे अच्छे नाटकों में गिना जाता है। और अगर पूछा जाए कि रंगमंच की दृष्टि से सबसे उपयुक्त नाटक कौन सा है, तो हम ध्रुव स्वामिनी का नाम लेंगे, जिसका प्रकाशन वर्ष 1933 है। स्त्री की मुक्ति, पुनर्विवाह, इससे संबंधित जो जिक्र किया गया है वो ध्रुव स्वामिनी में किया गया है। देखिए ठीक है। तुम कनक किरण के अंतराल में लुक छिप कर चलते हो क्यों, कामायनी इसका सही उत्तर नहीं होगा, चंद्रगुप्त मौर्य होगा, याद रखना दोस्तों, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। इससे पहले मैंने एक प्रश्न कराया था ना, वो बापू की झांकियाँ, बापू वाला रचना। तो बापू तो मैंने आपको बता दिया था कि जो बापू रचना है वो तो किसकी है, घनश्याम दास बिड़ला की। लेकिन बापू की झांकियाँ, वो जो रचना थी वो किसकी थी, काका कालेरकर की है, वो याद रखना है ना। झांकी, काकी, झांकी, काकी, काका कालेलकर, ऐसे याद कर लेना। झांकी से काकी और काकी से काका, काका कालेलकर की रचना है वो बापू की झांकियाँ। मर्यादा मत तोड़ो, तोड़ी हुई मर्यादा कुचले हुए अजगर सी गुंजलिका में कौरव वंश को लपेट कर सूखी लकड़ी सा तोड़ डालेगी। ये पंक्तियाँ अंधा युग में किस संवाद का है, ये अंधा युग में विदुर की पंक्तियाँ हैं। अंधा युग 1954 में लिखा हुआ ये, ठीक है ना। युद्ध की भयावह दृष्टि को बता रहा है कहीं ना कहीं कि किस प्रकार से युद्ध से किस प्रकार से सर्वनाश हो जाता है। अंधा युग एक गीति नाट्य है ये, धर्मवीर भारती का। अगला प्रश्न देखो। हिंदी रंगमंच को हिंदी भाषी प्रदेश की सांस्कृतिक पूर्तियों और आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करना होगा। रंगों और राशियों के हमारे विवेक को व्यक्त करना होगा। मोहन राकेश की पंक्तियाँ हैं ये, आषाढ़ का एक दिन 1958 में लिखी गई पंक्तियाँ हैं ये, है ना। कि हिंदी रंगमंच को हिंदी भाषी प्रदेश की सांस्कृतिक पूर्तियों और आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करना ही होगा क्या, रंगों और राशियों को हमारे विवेक को व्यक्त करना होगा। आषाढ़ का एक दिन 1958। इनका दूसरा नाटक कौन सा है, 1962-63 में लिखा गया था, कौन सा, लहरों के राजहंस। और 1969 में आधे अधूरे, ठीक है। मध्य वर्गीय जीवन की त्रासदी को व्यक्त करने वाला नाटक है आधे अधूरे। आगरा बाजार हबीब तनवीर का नाटक है। एक और द्रोणाचार्य शंकर शेष का, और चंद्रगुप्त हमने पढ़ ही लिया, जयशंकर प्रसाद का। नामवर सिंह ने संस्कृति और सौंदर्य निबंध में हजारी प्रसाद द्विवेदी के अशोक के फूल की रचना का उद्देश्य किसे माना है। इससे पहला प्रश्न तो ये बनता है कि संस्कृति और सौंदर्य निबंध नामवर सिंह का है, जिसके अंदर हजारी प्रसाद द्विवेदी का जिक्र किया गया है, और हजारी प्रसाद द्विवेदी के भी अशोक के फूल का जिक्र किया गया है। साथ में एक मेघनाथ वध नाम से एक रचना है, उसका भी जिक्र किया गया है। कूटज का बिल्कुल भी नहीं किया गया, याद रखना, कूटज का नहीं किया गया, प्रश्न आया हुआ है ये। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा, आर्य संस्कृति की शुद्धता के अहंकार पर चोट। आर्य संस्कृति की शुद्धता के अहंकार पर चोट का अशोक के फूल रचना का उद्देश्य है। 1948 इसका प्रकाशन वर्ष है, 1948, याद रखना। अशोक के फूल, कल्पलता, कूटज, ये इनके फेमस निबंध है ये। नाखून क्यों बढ़ते हैं, ये कल्पलता में संकलित है, याद रखना। इस समय तो भारतीय पुरुष जैसे अपने मनोरंजन के लिए रंग बिरंगे पक्षी पाल लेते हैं ना, उपयोग के लिए गाय और घोड़ा पाल लेते हैं, उसी प्रकार स्त्री को भी पालता है, तथा पालित पशु पक्षियों के समान ही उसके शरीर व मन पर अधिकार समझता है। ये पंक्तियाँ कही है किसने, महादेवी वर्मा ने। महादेवी वर्मा की पंक्तियाँ हैं ये, अपने निबंध श्रृंखला की कड़ियाँ, उसके अंदर ये पंक्तियाँ कही गई है, ठीक है। निबंध संग्रह है ये इनका, श्रृंखला की कड़ियाँ।
अगला प्रश्न देखते हैं। मन्नू भंडारी अपनी आत्मकथा में आपका बंटी उपन्यास की विभिन्न समीक्षाओं में किस पक्ष को उपेक्षित मानती है? आपका बंटी 1971 में लिखा गया बहुत फेमस उपन्यास है, जिसमें तलाकशुदा माँ बाप के कारण बच्चे के ऊपर, बंटी के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है उसका बताया है। तो किस पक्ष को मानती है? खंडित बचपन, इसको तो नहीं मानती। बच्चे के पालन पोषण का आर्थिक पक्ष, इसको भी नहीं मानती। बाल मनोवैज्ञानिक पक्ष, इसको भी नहीं मानती। लेकिन मुख्य स्त्री पात्र स्त्रीत्व, इसको ये कहीं ना कहीं उपेक्षित मानती है, कहीं ना कहीं। ठीक है ना। तो चौथा उत्तर यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। किस पक्ष को उपेक्षित मानती है? मुख्य स्त्री पात्र स्त्रीत्व को, याद रखना। अगला प्रश्न हो जाएगा, क्या हो जाएगा अगला प्रश्न? गांधीवाद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? गांधीवाद, अब आप मान लो गांधी जी हैं, अब आप क्या मानते हैं? अब अपने हिसाब से विवेक के अनुसार उत्तर दो। इनके पीछे मार्क्सवाद के समान व्यवस्थित शास्त्रीय अध्ययन नहीं है। ऐसा नहीं है कि कहीं ना कहीं से सुनी सुनाई बातें और कहीं ना कहीं ज्ञानवान बांट रहे हैं शास्त्रों से पढ़कर, ऐसा नहीं है। बिल्कुल सही बात है ये, है ना। तो गांधीवाद के संदर्भ में ये बात एकदम सही है। इसका आधार तर्क नहीं सहानुभूति है, ये भी सही कथन है। तर्क नहीं सहानुभूति, प्रत्येक आदमी के प्रति सहानुभूति, मानवीय संवेदना का प्रकट करना, दूसरा सही है। इसमें विचार स्वतंत्रता का अभाव है। आपको लगता है कि गांधी जी ऐसा करेंगे कि अपने विचार प्रकट करने से रोकेंगे? नहीं रोकेंगे ना, तो ये गलत हो जाएगी। विचार स्वतंत्रता का अभाव बिल्कुल भी नहीं है। विचार स्वतंत्रता का पक्ष है, कहीं ना कहीं आप अपने विचार प्रकट कर सकते हो। तो ये सही नहीं है, क्योंकि ये सही नहीं है ना। तो जो सही उत्तर होगा वो तीसरा वाला हो जाएगा। चौथा ऑप्शन एकदम सही है। इनके विचारों का स्रोत दैनिक साधना है, ये भी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रचना पुष्पदंत की नहीं है? ठीक है। तो जो इसका सही उत्तर था ना, वो ये क्या हुआ था ना, एक्चुअली ये डिलीट हुआ था। ये प्रश्न क्यों डिलीट हुआ था? क्योंकि इसमें जो सही उत्तर था ना, वो हो ही नहीं पाया था इसमें से। ठीक है ना। क्यों नहीं हो पाया था? क्योंकि जो आदि पुराण रचना है ना, ये जिनसेन की रचना है। ये किसकी है? जिनसेन की। और उत्तर पुराण जो रचना है ना, उत्तर पुराण, ये किसकी है? गुणभद्राचार्य की रचना है उत्तर पुराण। योगसार जोइंदू की रचना है। तो ए बी डी इसका सही उत्तर होना चाहिए था, लेकिन ए बी डी ऑप्शन में है ही नहीं। देखो आप, ए बी डी ऑप्शन में नहीं है, इस कारण ही डिलीट हुआ था। ठीक है। मैं आपको बता देता हूँ पुष्पदंत की रचनाएं कौन कौन सी हैं। ठीक है ना। पुष्पदंत की रचनाएं कौन कौन सी है? तो महापुराण इनकी रचनाएं, महापुराण, जसहर चरिव और नय कुमार चरिव, ये फेमस रचना है। महापुराण, जसहर चरिव, नय कुमार चरिव। ठीक है ना। जसहर चरित का मतलब होगा जशोदा चरित, और नय कुमार का चरित हो गया नाग कुमार का चरित, नाग कुमार चरित। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि रामचंद्र शुक्ल के अनुसार रहीम के बारे में कौन सी बातें सही है? अब शुक्ल जी ने अपनी किताब में रहीम के बारे में जो बातें कही हैं उसमें से चयन करना है कौन सी बातें सही है। यानी गलत बात का जिक्र नहीं करना हमको, जो सही सही कथन है उनका चयन करना है। संस्कृत, अरबी और फारसी के पूर्ण विद्वान थे, सही कथन है। रहीमदास यार मुसलमान कवि हैं, तो अरबी फारसी तो जानेंगे ही, सही ना। और वैसे भी अकबर के दरबार में रहते थे, कहीं ना कहीं पे विदेशों से इनका आना हुआ था। तो संस्कृत, अरबी और फारसी तीनों के ज्ञाता था, एकदम सही बात है। संस्कृत भी बहुत बढ़िया आती थी उनको। हिंदी काव्य के उतने मर्मज्ञ कवि नहीं थे जितने फारसी के। अरे भाई, फारसी के थे तो उतने हिंदी काव्य के भी थे, ये गलत कथन हो जाएगा, ये सही नहीं है। वो हिंदी काव्य और फारसी दोनों में बढ़िया विद्वान थे। अब देखो, या तो पहली कथन सही हो जाएगा, दूसरा कथन सही होगा, एक ही कथन सही होगा ना, तो बी गलत है, ए सही है। उनकी दानशीलता हृदय की सच्ची प्रेरणा के रूप में थी, ये भी सही कथन है बिल्कुल। उनकी सभा विद्वानों और कवियों से सदा भरी रहती थी, ये भी सही कथन है बिल्कुल। और उनसे कुछ जो भी मांगने आता था उसे अपनी दरिद्रता का अनुभव नहीं होता था, ये बात तो एकदम सही कथन है बिल्कुल, ए सी डी है ना। पर ये पंक्तियाँ शुक्ल जी ने नहीं कही है कि जो उनसे कुछ मांगने आता था उसे अपनी दरिद्रता का अनुभव नहीं होता था, ये सही कथन है। परंतु ये रहीम के बारे में शुक्ल जी ने नहीं लिखा है, ये याद रखना आप। ए सी डी सिर्फ यही सही कथन होगा, ए सी डी है ना। चौथा उत्तर, चौथा उत्तर यहाँ सही हो जाएगा। ठीक है ना। वैसे ए भी सही है यहाँ पर, लेकिन ये यहाँ पर शुक्ल जी ने नहीं लिखा है। अगला प्रश्न हो जाएगा। तेरी माननी ते हियो ठोर मोहिनी मान, और प्रेम देव की छवि ही लखी भये मियाँ मुस्कान, है ना। तो अर्थात कि मैं तेरी छवि पर इतना ज़्यादा मोहित हो गया, फिर भी तूने मुझे भाव नहीं दिया, है ना। तो इससे अच्छा तो मैं उस पर मोहित होता जो इस पर सारी गोपियाँ मोहित है, अगर तो शायद मुझे उसका दर्शन भी हो जाता। तो रसखान के भाव है। तो इस दोहे से क्या प्रमाणित होता है कि इस रसखान किसी स्त्री पर आसक्त थे? हाँ सही बात है, आसक्त थे, ये साफ दिख रहा है इस पर, है ना।
स्त्री मानवती थी और रस खान का अनादर करती थी। स्त्री मानवती थी यानी कि मानवी थी वो कोई ना कोई, इसीलिए तो अनादर करती थी उसका। सही है, बी भी सही है। रस खान स्वयं को प्रेम का मानदंड मानते थे, नहीं ये गलत हो जाएगा। रस खान को भास हुआ कि जिस पर गोपियाँ मरती है उस पर ध्यान लगाया जाए, ये भी सही है, बिल्कुल ठीक है ना, ए सी डी। और रस खान मोहिनी का मान मर्दन करना चाहते थे, ये गलत हो जाएगा। सी और ई गलत हो जाएगा, ए बी डी सही हो जाएगा, ए बी डी। ए बी डी कहाँ पे हो जाएगा, ए बी डी। ठीक है, दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, याद रखना है ना, कि जिस पर गोपियाँ मरती है उस पर ध्यान लगाया जाए, न कि संसार यानी कि मानवती महिला पर ध्यान लगाया जाए। निम्नलिखित में से केशवदास की रचनाएं कौन कौन सी है। रसिक प्रिया और विज्ञान गीता, ये दोनों की दोनों रचनाएं केशवदास की है। अनुप्रास विनोद और रस सागर, ये श्रीपति की रचनाएं हैं, श्रीपति। ठीक है ना। रसिक प्रिया, विज्ञान गीता, जसहर चंद्रिकाएँ, इधर से अपन रामचंद्रिका हो गई, रामचंद्रिका। ठीक है ना। केशव प्रिया हो गई, केशव प्रिया। ठीक है, कवि प्रिया, सॉरी कवि प्रिया, ये सारी सारी रचनाएं किसकी है, केशवदास की। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, इसके अलावा जहांगीर दस चंद्रिका आपने लिखी दी होगी, रतन बावनी भी लिख लेना, रतन बावनी। अगला प्रश्न देखते हैं, महावीर प्रसाद द्विवेदी की आलोचना विधा की रचनाएं कौन कौन सी हैं। तो देखो, कालिदास की निरंकुशता और कालिदास और उनकी कविता, चौथा ऑप्शन सही होगा यहाँ पे, है ना। आलोचना में जो रचनाएं लिखी हैं, कालिदास की निरंकुशता और कालिदास और उसकी कविता, याद रखना, महावीर प्रसाद द्विवेदी की आलोचना विधा की रचना है कालिदास की निरंकुशता और कालिदास और उनकी कविता। अगला प्रश्न देखिए, लाला श्रीनिवास दास के निम्नलिखित में से किन किन विधाओं में लिखा है। आपने पढ़ा होगा रणधीर प्रेम मोहिनी नाटक, संयोगिता स्वयंवर, तप्ता संवरण, तो नाटक में तो लिखा है। और उपन्यास आपने जरूर पढ़ा होगा, कौन सा, परीक्षा गुरु 1882 प्रकाशन वर्ष। तो नाटक और उपन्यास, ये सही उत्तर हो जाएगा, ए और बी। ठीक है, ए और बी यानी कि चौथा ऑप्शन। इसके अलावा बस किसी और विधा में नहीं लिखा है उन्होंने, ए और बी सही उत्तर होगा बस। अभिनव गुप्त के अनुसार कौन कौन से ऑप्शन सही है, चयन करना है। चलो ठीक है, मानव मन में वासना के रूप में स्थायी भाव का साधारणीकरण होता है, ये सही कथन है, बिल्कुल। मानव मन में वासना के रूप में स्थायी भाव का साधारणीकरण होता है। साधारणीकरण के लिए भोजगत्व व्यापार अनिवार्य है, ये गलत है। अभिनव गुप्त भोजगत्व व्यापार का अनिवार्य नहीं मानते थे। साधारणीकरण की अपेक्षा प्रेक्षक स्व पर से बंधन से छूट जाता है और साधारणीकरण की अवस्था में प्रेक्षक को लौकिक संबंधों का बोध रहता है, ये भी सही कथन है ना। तो ए और डी जो ऑप्शन है ना, ये कहीं ना कहीं ए, अरे नहीं गलत है, ए और डी नहीं दोस्तों, सी। ए और डी तो ऑप्शन में नहीं, ए और सी है ना, तीसरा ऑप्शन। कैसे होगा दोबारा बताता हूँ मैं आपसे, कि स्थायी भाव का साधारणीकरण होता है, ये अभिनव गुप्त मानते हैं। भोजगत्व व्यापार अनिवार्य है, ये नहीं मानते हैं। और साधारणीकरण की अवस्था में प्रेक्षक स्व पर के बंधन से छूट जाता है, ये भी सही है। प्रेक्षक यानी जो देखने वाला होता है वो थोड़ी देर के लिए भूल जाता है कि मैं दर्शक हूँ क्या, उसको लगता है कि सामने जो राम का किरदार निभा रहा है, ये जो पात्र है वो मैं ही हूँ, तो वो स्व पर के बंधन से छूट जाता है। तो सी एकदम सही होगा, ये भी अभिनव गुप्त ने कहा है। और ए भी, तो ए और सी तीसरा ऑप्शन सही होगा यहाँ पे। ठीक है, अभिनव गुप्त वही है जिन्होंने ध्वन्यालोक लोचन लिखा है ना। अगला प्रश्न देखते हैं, ध्वन्यालोक लोचन की टीका लिखी है, ठीक है ना। ध्वन्यालोक लोचन तो आनंदवर्धन का ग्रंथ है। उत्तर छायावाद से संबद्ध है, उत्तर छायावाद यानी कि छायावाद के बाद के कवि। अब हम पढ़ते हैं छायावाद के पहले द्विवेदी युग, और द्विवेदी युग के थोड़ा सा पहले पढ़ते हैं स्वच्छंदतावादी कवि, जिसमें हम रामनरेश त्रिपाठी को पढ़ते हैं। तो ये तो वैसे हट जाएगा, अलग हो जाएगा, ठीक है ना। उत्तर छायावाद से संबंध कवि है। भारत भूषण अग्रवाल को हम पढ़ते हैं कहाँ पे, प्रयोगवाद में, तार सप्तक में पढ़ते हैं ना। तो बचे कौन से, बी और सी, तो बी और सी सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे। रामेश्वर शुक्ल अंचल और बालकृष्ण शर्मा नवीन। अगला प्रश्न देखो आप, भीष्म साहनी के नाटकों की विशेषता बतानी है। अब भीष्म साहनी का आपने नाटक पढ़ा होगा कहीं ना कहीं, हानूश, कबीरा खड़ा बाजार में। तो क्या क्या इनकी विशेषताएं, कहीं ना कहीं भारतीय नारी की पीड़ा का प्रभावी प्रस्तुतिकरण, भारतीय संस्कृति की पुनरुत्थानवादी अभिव्यक्ति, मध्यकालीन धर्मांधता, अनाचार और तानाशाही की सामयिक संगति, और सांप्रदायिक एकता और राष्ट्रीय अखंडता की अभिव्यक्ति। देखो ये तो उपन्यास में पाया जाता है, डी वाला तो, ठीक है ना। तो ये नाटक की विशेषता नहीं है। नारी में क्या पाया जाता है कि भारतीय नारी की पीड़ा का प्रभावी प्रस्तुतिकरण और मध्यकालीन धर्मांधता, अनाचार और तानाशाही की सामयिक संगति। तो ए और सी ये नाटक की विशेषता है। भीष्म साहनी के नाटक की विशेषता ए और सी है। बाकी उपन्यास की विशेषता क्या है, सांप्रदायिक एकता, राष्ट्रीय अखंडता के अभिव्यक्ति कहीं ना कहीं, है ना। हालांकि विभाजन की तलाश रहती है और सांप्रदायिक जो दंगे वगैरह है वो भी ज़्यादा बताया गया है तमस उपन्यास में, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो नाटक की बात की जा रही है उसके लिए पहला और तीसरा ऑप्शन होगा
हानुश, माधवी, कबीरा खड़ा बाजार में, ये इनके फेमस नाटक है, याद रखना आप। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न कहता है कि ग्रेंग्रीन कहानी की मालती बचपन में कैसी लड़की थी। ग्रेंग्रीन, जिसे रोज नाम से भी जाना जाता है कहानी को, अज्ञेय की कहानी है ये। बचपन में कैसी थी? उद्धत और चंचल लड़की थी और चोरी से क्लास में भागने वाली लड़की थी। ठीक है, बी और डी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा, बी और डी, यानी कि तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। बहुत अच्छी कहानी है, पढ़नी चाहिए आपको, बहुत अच्छी कहानी है वाकई में, है ना। भावुक करने वाली कहानी, किस प्रकार से इंसान का जीवन रोजमर्रा के जीवन में इस तरह से फंस जाता है, यांत्रिक हो जाता है कहीं ना कहीं पे, है ना। सुबह उठो, दिन भर वही काम करो, रात को सो जाओ, सुबह उठो वही काम, फिर रात को सो जाओ, कोई नयापन नहीं है लाइफ में, है ना। और ये हम सब लोगों की भी त्रासदी है कहीं ना कहीं पे, है ना। बहुत अच्छी कहानी है, जरूर पढ़ना। भारतीय प्रशासन व्यवस्था पर व्यंग्य करने वाली कहानियाँ कौन कौन सी हैं, ठीक है, बताना है। जामुन का पेड़ और भोला राम का जीव। भोला राम का जीव किसकी है? हरिशंकर परसाई की। और जामुन का पेड़ कृष्ण चंद्र की। कृष्ण चंद्र की कहानी है ये। तो ए और सी सही उत्तर हो जाएगा, पहला ऑप्शन। ठीक है ना, भारतीय प्रशासन व्यवस्था पर व्यंग्य करने वाली कहानी है ये। मिलान करना है इसमें से, ठीक है, मिलान कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। प्राकृत प्रकाश किसकी है दोस्तों? प्राकृत प्रकाश तो है वररुचि की। शवकाचार देवसेन की। ए में 2, बी में 1, है ना। ए में 2, बी में 1, ये रहा। सी में 3, प्रबंध चिंतामणि। कुमारपाल प्रतिबोध सोम प्रभ सूर्य की। कुमारपाल प्रतिबोध, तो प्रतिबोध में प्र आ रहा है और सोम प्रभ में भी प्र आ रहा है, ऐसे याद रख लेना आप। कुमारपाल प्रतिबोध सोम प्रभ सूर्य की, याद रखना आप, ठीक है। अगला प्रश्न है, ठीक है, मिलान करना है, कोई दिक्कत नहीं, मिलान कर लेते हैं। काव्य प्रकाश श्रृंगार निर्णय, ठीक है ना, किसकी रचना है? काव्य प्रकाश भिखारी दास की। रसराज किसकी होगा? तो ए में तो हो गया 2, ए में 2 किस में हो जाएगा? ए में 2 इसमें, ठीक है। बी 4, बी में 4 रसराज किसकी है? चिंतामणि त्रिपाठी की। रसविलास मतीराम की। और रस सारांश किसकी है? देव की। ठीक है, मिलान कर लेना। मिलान करना है यहाँ पे फिर से। काव्य शोभायो करतारो धर्मा गुणा, ये पंक्तियाँ तो हो जाएगी किसकी? वामन की। ठीक है, सी में 1 किसमें? डी वाले में। और शरीरम ताव दिष्टार्थ व्यवच्छानी पदावली, ये दंडे की पंक्तियां हैं। यानी कि शरीर पर ताव कब दिया जाएगा, एक प्रकार से, यानी कि ऐसे याद रख लेना कि किसी को दंड देने के लिए शरीर पर ताव दिया जाता है। ताव होता है ना तवे पे बिठाना, तवे पे बिठा के दंड दिया जाएगा आपको, तो दंडी शरीरम ताव। उसके बाद आपने पढ़ा होगा अनुचित्ते अनुचित्ते द्यात्ते नान्यात रसभंगस्य कारणम। अब आपको पता है यार कि अनुचित्य जो सिद्धांत है, औचित्य सिद्धांत, और चित्त सिद्धांत किसका है? सेमेंद्र का। तो आप वैसे ही सही कर दोगे, डी में 3, डी में 3। ठीक है ना, बचा कौन सा? भाम वाला। तो शब्दार्थ तो सही, तो काव्य में, आपको क्या पूरे देश को याद है ये? तो बी में 4 है ना, बी में 4, चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पर। अगला प्रश्न देखो आप, अगला प्रश्न क्या कहता है। मैं बकता नहीं हूँ कविताएं, ईजाद करता हूँ गाली, ये पंक्तियां हैं श्रीकांत वर्मा की। ए में 2, ए में 2 किस में हो जाएगा? सी वाले में। इस वक्त जब कान नहीं सुनते हैं कविताएं, पेट से सुननी जाती है। धूमिल की पंक्तियां हैं, पेट की बात, भूख की बात, ये कहीं ना कहीं धूमिल करते हैं। आज फिर शुरू हुआ जीवन, आज मैंने एक छोटी सी सरल कविता पढ़ी, ये पंक्तियां हैं किसकी? रघुवीर सहाय की। और मैं नया कवि हूँ, इसी से जानता हूँ सत्य की चोट बहुत गहरी होती है, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, काठ की घंटियाँ। अगला प्रश्न देखिए। प्रकाशन वर्ष बताना है। जूही की कली का 1916, भारत भारती का 12, प्रिय प्रवास का 14, 15 19 प्रथम रश्मि का 1919। ठीक है, याद रखना, फिर से बता देता हूँ। जूही की कली 1916 निराला, भारत भारती 1912 मैथिली शरण गुप्त, प्रिय प्रवास 1914 खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य, अयोध्या सिंह उपाध्याय अरिहोद, और प्रथम रश्मि का आना रंगिणी तूने पहचाना 1919 सुमित्रा नंदन पंत। मिलान कर लेना। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न क्या कहता है। अच्छा, ये रहा। अनामदास का पोथा, ये हो जाएगा अपने सबसे लास्ट में, यानी कि ये औपनिषद काल का हो जाएगा ये। पुनर्नवा 4 यानी कि 12वीं शताब्दी, 4 अंकों का है ना ये। और 1973 प्रकाशन वर्ष है इसका। तो 4 × 12 12वीं शताब्दी। बाण भट्ट की आत्मकथा 6वीं 7वीं शताब्दी। ठीक है, और चारुचंद्र की लेख, ये हो जाएगा अपने कब का हो जाएगा ये चारुचंद्र का लेख। एक सेकंड रुको। अनामदास का पोथा तो ए में, एक सेकंड रुको यार, ये ए में तो 1 है ना, सॉरी सॉरी, उपनिषद काल का है ना ये। ए में 2, ए में 2 किस में हो जाएगा? ये रहा। बी में 4, 4वीं शताब्दी है ना।
पुनर्नवा में 4 शब्द है तो 4 से याद रखना। 4वीं शताब्दी, बाणभट्ट की आत्मकथा 6ठी शताब्दी, 6ठी 7वीं शताब्दी हर्षवर्धन के समय, और चारुचंद्र के लेख ये हो जाएगा 12वीं शताब्दी, याद रखना आप, ठीक है। चारुचंद्र के लेख 4 3 12 इस टाइप से याद रखना आप, ठीक है। प्रकाशन वर्ष क्या होगा, नामदास का पोथा तो हो जाएगा सबसे लास्ट में 76 में, ठीक है। चारुचंद्र का लेख हो जाएगा 63 में, पुनर्नवा 73 में, और 46 में बाणभट्ट की आत्मकथा। सारे के सारे उपन्यास किसके हैं, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी के। मिलान करना है इसमें से, ठीक है, मिलान कर लेते हैं। पेरी इप्सुस ये कोलरिज का ग्रंथ है, पेरी इप्सुस कोलरिज। द सेक्रेड वुड किसका ग्रंथ है, ये सेक्रेड वुड है इलियट का। पोइटिक्स, ठीक है, पोइटिक्स किसका ग्रंथ है, पोइटिक्स, पोइटिक्स हो जाएगा अपने किसका, अरस्तु का, है ना। पेरी पोइटिक्स इसका पूरा नाम। और बायोग्राफिया लिटरेरिया मैंने बताया था आपको, ये ग्रंथ है कोलरिज का, ठीक है ना, कोलरिज का। फिर से बता देता हूँ एक बार, पेरी इप्सुस लॉन्जाइनस, सेक्रेड वुड इलियट का, पेरी पोइटिक्स या पोइटिक्स अरस्तु का, और बायोग्राफिया लिटरेरिया कोलरिज का। बहुत इंपॉर्टेंट है, इन चारों को भी आप याद कर लोगे तो अगले बार कोई एग्जाम दोगे उसमें क्वेश्चन मिल जाएगा आपको। अगला प्रश्न देखो। अच्छा, मिलान करना है इसमें से कौन कौन सा कहाँ कहाँ का है, ठीक है ना। विदेश या बिहार का है, ठीक है ना, यानी कि बी में 4 हो जाएगा। बी में 4 किस में, इन दोनों में है, ठीक है। स्वांग कहाँ पर रचाया जाता है, हरियाणा में, ठीक है। ए में 3, ठीक है। ख्याल राजस्थान में फेमस है, इसे नैन सिरा ख्यात ऐसा है, बिल्कुल, है ना। डी में 2 है ना, डी में 2 यानी कि बी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। ए में 3 स्वांग हरियाणा, एक सेकेंड यार, एक तो टेक्निकल चीज़ें हैं ना। ए में 3, बी में 4 यानी कि बिहार है ना। सी में 1 मध्य प्रदेश में, माच मालवा में, और डी में राजस्थान, ख्याल राजस्थान में ना। लोकवंची ऐसे लिए ही है ना नाटकों की। अगला प्रश्न, अगला है, देखो इसको तो मैं वैसे याद करा देता हूँ आपको, ठीक है। सबसे पहले ब्रह्मा समाज की स्थापना हुई थी, ब्रह्मा समाज। फिर प्रार्थना समाज की स्थापना हुई थी, ठीक है। अब देखो क्या होता है ना, यहाँ पे पूछा गया है कि कौन कौन इसके मिलान करना है। सबसे पहले ब्रह्मा समाज की स्थापना हुई है, राजा राममोहन राय ने किया है, तो याद रखो वैसे ही राजा राममोहन राय, ब्रह्मा समाज की स्थापना। ए में 4, ए में 4 किस में है, ए में और 3 में। उसके बाद है प्रार्थना समाज, प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की है, केशव चंद्र सेन और गोविंद रानाडे। तो ये 3 हो जाएगा, बी में 3 पहले ऑप्शन हो जाएगा सही। बी में 3 किस में है, पहले ऑप्शन में। सी में 2 वैसे भी अंग्रेजी नाम है, थियोसॉफिकल सोसाइटी, तो एनी बेसेंट इसका सही उत्तर हो जाएगा। और सत्य शोधक समाज इसका किसने किया है, इसका किया है किसने, महात्मा ज्योतिबा फुले, डी में 1, याद रखना। इसके अलावा अब बात करें दयानंद सरस्वती का, तो दयानंद सरस्वती का आ जाएगा अपने कौन सा, आर्य समाज। एक विवेकानंद भी उनका हो जाएगा कौन सा, रामकृष्ण परमहंस वाला जो, ठीक है ना, सब रामकृष्ण मिशन, वो हो जाएगा किसका हो जाएगा, वो विवेकानंद का, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न है मोहन राकेश की डायरी, इनको मिलान करना है कि मोहन राकेश की डायरी कब लिखी गई है, ठीक है। मोहन राकेश की डायरी का जो प्रकाशन वर्ष होगा वो होगा 1985, 1985 यानी कि एम ए 4 किस में है, ए में और 3 में। उसके बाद बचा डायरी के कुछ पन्ने, इसका हो जाएगा 1940, ठीक है। डायरी के कुछ पन्ने 1940 यानी कि 5, यानी कि बी ऑप्शन। मेरी कॉलेज डायरी हो जाएगा, इसका हो जाएगा सी में 2 यानी कि 1958, और एक कार्यकर्ता की डायरी 3 दिन यानी कि 1972, ठीक है। इनका बता देता हूँ मैं। मेरी कॉलेज डायरी ये लिखी है धीरेन्द्र वर्मा ने 1954 में। एक कार्यकर्ता की डायरी 1972 में लिखी है सीताराम सेकटिया ने। डायरी के कुछ पन्ने लिखे हैं 1940 में घनश्याम दास बिड़ला ने। और मोहन राकेश की डायरी है 1985 में, जो कि मोहन राकेश ने खुद ने लिखी है। अगला प्रश्न देखते हैं, इनका मिलान करना है, ठीक है। ये क्वेश्चन वैसे डिलीट होना चाहिए था लेकिन डिलीट नहीं हुआ था। केशव दास का जन्म 1550 में या 1555 मान लेते हैं हम। बिहारी का जन्म 1595 में हुआ था। उसके बाद मतीराम का 1617 में हुआ था, ठीक है ना। उसके बाद फिर घनानंद का जन्म हुआ था सबसे लास्ट में 1673 के आसपास। तो उसके पहला सही उत्तर हो जाएगा पहला वाला, केशव दास मतीराम, बिहारी मतीराम घनानंद, ठीक है, ये उत्तर हो जाएगा अपना। अगला प्रश्न है, इनको मिलान करना है, जायसी और इनको, है ना। तो देखो इसमें हो जाएगा जायसी का, तो कब हुआ था जन्म अपने, जायसी का जन्म हुआ था 1492 में, ठीक है। सूरदास का उससे पहले हुआ था 1478 में, सूरदास का पहले, तो सूरदास ये रहा पहले, सूरदास। फिर जायसी 1532 में हुआ था तुलसी का, और रहीम का हुआ था 1556 में, ठीक है। तीसरा उत्तर सही हो जाएगा अपना, ठीक है। इसमें मिलान करना है कि कौन सा नाटक का क्रम है।
द्रौपदी नाटक सबसे पहले लिखा गया है, तो पहला तीसरा होगा 1972 में द्रौपदी नाटक। सुरेंद्र वर्मा के नाटक है सारे के सारे, ये इनका क्रम बताना है। आठवां सर्ग 1976 में। आठवां सर्ग कौन से ऑप्शन में है? आठवां सर्ग ये रहा अपने तीसरे ऑप्शन में, ठीक है ना। फिर शकुंतला की अंगूठी 1989 में है, 1979 सॉरी 1996 में है। उसके बाद है रति का कंगन, ये होगा 2011 में, ठीक है, ये क्रम होगा। इसके अलावा कौन कौन से नाटक है आपको पता होना चाहिए। सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक 1972, एक दूनी एक 1987, बहुत इंपॉर्टेंट नाटक है सुरेंद्र वर्मा के। ये जो वीडियो है इसको ध्यान से देख लेना, फिर से बहुत सारे क्वेश्चन आज के पेपर से मिलने वाले हैं, जब आगे पेपर दोगे ना आप, इससे बहुत सारे क्वेश्चन आपके मैच खाएंगे, याद रखना आप। उनको मिलान करना है, ठीक है, मिलान कर लेते हैं कि कौन सा पहले आया था कौन सा बाद में आया था, ठीक है। तो देखो दोस्तों, गरम राख, इसका प्रकाशन वर्ष है 1957, गरम राख, ठीक है। उपेंद्र नाथ अस्क का नाटक है 1900, मतलब उपन्यास है ये, गरम राख 1957, उपेंद्र नाथ अस्क। भूले बिसरे चित्र, भूले बिसरे चित्र तो वो उपन्यास है जिसको पहली बार साहित्य अकादमी मिला था। साहित्य अकादमी पहला उपन्यास, जिस उपन्यास को मिला था साहित्य अकादमी, भूले बिसरे चित्र है। 1959 इसका प्रकाशन वर्ष है, और 1961 में इसको साहित्य अकादमी मिला था। यानी कि साहित्य अकादमी मिलना तो 1955 में शुरू हो गए थे हिम तरंगिनी से, लेकिन किस उपन्यास को पहली बार साहित्य अकादमी मिला था? वो था भूले बिसरे चित्र, भगवती चरण वर्मा। 1959 प्रकाशन वर्ष है, लेकिन 1961 में साहित्य अकादमी मिला था। टेरा कोटा का प्रकाशन वर्ष है 1971, टेरा कोटा किसका है? ये लक्ष्मीकांत वर्मा का। और 1972 आपको पता, क्या पूरे गांव को पता होगा, मानस का हंस 1972 किसका है? ये किसका है? मानस का हंस, ये अमृतलाल नागर का उपन्यास है, ठीक है, मिलान कर लेना। 1957 तो गरम राख, 1959 भूले बिसरे चित्र, 1971 में हो जाएगा टेरा कोटा, और 1972 में हो जाएगा अपना कौन सा? मानस का हंस। अगला प्रश्न देखते हैं। स्मृति कण, लीक अलीक है ना, तो स्मृति कण जो रचना होगी वो होगी सेंट गोविंदास की। देखो गोविंद यानी कृष्ण को हम सदा याद करते हैं ना, स्मृति में बसे रहते हैं, तो 1959 में स्मृति कण, ये याद रखना आप। उसके बाद 1977 में हो जाएगा, 1959 में, उसके बाद 1977 में हो जाएगा अपना हम हसमत, हम हसमत, तो ये रहा चौथा ऑप्शन सही होगा इसमें ना, 1977 में हम हसमत कृष्णा सोबती की रचना है ये। लीक अलीक, लीक अलीक का हो जाएगा 1980, लीक अलीक यह हो जाएगा भारत भूषण अग्रवाल का, ठीक है। और फणेश्वर प्राप्त रेणु का क्या हो जाएगा? वन तुलसी की गंध, 84 कोसों तक वन तुलसी की गंध फैली हुई है, तो ऐसे याद रखना 1984, फणेश्वर प्राप्त रेणु वन तुलसी की गंध। फिर से बता देता हूँ एक बार आपको। स्मृति कण 1959 सेठ गोविंदास, हम हसमत 1977 कृष्णा सोबती, 1980 में लीक अलीक भरत भूषण अग्रवाल, और 1984 में फणेश्वर प्राप्त रेणु की वन तुलसी की गंध। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित रचनाओं को सही क्रम में बताना है। अब हमको पता है यार इनमें से कौन सी रचना पहले लिखी गई है, काव्य अलंकार, ठीक है ना, काव्य अलंकार। फिर नाट्यशास्त्र, नाट्यशास्त्र पहले लिखा गया है, भरत मुनि द्वारा लिखा गया ग्रंथ है सबसे पहले, तो ये सबसे पहले हो जाएगा नाट्यशास्त्र। तो या तो ये होगा या तीसरा होगा, चौथा होगा नाट्यशास्त्र, है ना। तो फिर नाट्यशास्त्र के बाद लिखा गया 6वीं शताब्दी में भामह के द्वारा काव्य अलंकार, फिर 9वीं शताब्दी में ध्वन्यालोक, फिर 14वीं शताब्दी में विश्वनाथ द्वारा साहित्य दर्पण। फिर से बता देता हूँ, रुको आप। नाट्यशास्त्र भरत मुनि, काव्य अलंकार भामह के द्वारा 6वीं शताब्दी में, ध्वन्यालोक आनंदवर्धन के द्वारा 9वीं शताब्दी में, और साहित्य दर्पण 14वीं शताब्दी में लिखा गया है विश्वनाथ के द्वारा, ठीक है, मिलान कर लेना, चौथा उत्तर सही होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अच्छा, ये स्थापना वाले प्रश्न आ गए, बहुत ध्यान से देखना दोस्तों, है ना। कविता केवल वस्तुओं के ही रंग रूप में सौंदर्य की छटा नहीं दिखाती है, प्रत्युत कर्म और मनावृत्ति के सौंदर्य के भी अत्यंत मार्मिक दृश्य सामने लाती है। इस बात से आपको सही मानना चाहिए बिल्कुल कि कविता कहीं ना कहीं एक प्रकार के सौंदर्य के, एक ही प्रकार का रंग नहीं दिखाती है, विभिन्न प्रकार के दृश्य कविता में सामने आते हैं, इसलिए पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। वह विकसित रूप कमल के सौंदर्य का चित्रण तो करती है, पर शो नौचते कुत्तों के भी विभत्स व्यापार की झलक नहीं दिखाती, क्योंकि विभत्स व्यापार का चित्र शास्त्र अनुमोदित नहीं है, ये गलत हो जाएगा। दिखाती है बिल्कुल, है ना, वो सबका चित्र, मतलब कविता में क्या होता है, सभी प्रकार के रसों का उल्लेख होना जरूरी है, तो पहला सही है, आर गलत हो जाएगा, पहला ऑप्शन, ठीक है, पहला उत्तर सही हो जाएगा इसमें। दूसरा देखना, दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, कविता का अंतिम लक्ष्य जगत के मार्मिक पक्षों का प्रत्यक्षीकरण करके उनके साथ मनुष्य का हृदय का सामंजस्य स्थापित करना है, ये एकदम सही कथन है बिल्कुल। और केवल मनोरंजन करना कविता का उद्देश्य नहीं है, ये भी सही कथन है बिल्कुल, ठीक है ना। हमने पढ़ा होता ना, ये उन्होंने कहा था मैथिली गुप्त ने, केवल न मनोरंजन ही कवि कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए, दोनों कथन सही है ये, है ना।
तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों कि 19वीं शताब्दी का नवजागरण भक्तिकालीन लोक जागरण से भिन्न इस बात में है कि वे उपनिवेशवादी दौर की उपज है। ये एकदम सही कथन है बिल्कुल, क्योंकि वो उसके भक्तिकालीन जो लोक जागरण था ना, उसका उत्पन्न होना अलग कारणों से उत्पन्न होना था वो, लेकिन जो 19वीं शताब्दी का नवजागरण था उसका अलग वजह था, ठीक है ना। तो ये बिल्कुल सही कथन है। उनकी ऐतिहासिक अंतर्वस्तु एक समान है। अब अभी तो खुद ही कह रहा है ऊपर की भिन्न है और नीचे कह रहा है समान है, नहीं है दोस्तों, है ना। दोनों दूसरा गलत है। एक समान, एक उनकी जो ऐतिहासिक अंतर्वस्तु है वो एक समान बिल्कुल भी नहीं है, अलग अलग है। ए सही है, आर गलत है, ठीक है। चौथा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ए सही है, आर गलत हो जाएगा, ठीक है। इन प्रश्नों में थोड़ा विवेक के साथ उत्तर दिया करो, ध्यान के साथ एकदम देख के ना, खुद के अनुसार समझ के, ध्यान से पढ़ के। कि बिंबवाद में शब्दों की कम खर्ची, भाषा के समाज गुणों और कम से कम शब्दों के प्रयोग से अधिकाधिक अर्थ व्यंजना को महत्व दिया गया है। एकदम सही कथन है। बिंब के माध्यम से हम एक शब्द लिखते हैं और उसके माध्यम से हमारे दिमाग में या पाठक के दिमाग में बहुत सारे चित्र उत्पन्न हो जाते हैं। ये बिंब की खासियत है। तो शब्दों की कम खर्ची होती है, एकदम सही कथन है। बिंब के समर्थकों का मानना है कि विषयों का सपाट और प्रत्यक्ष निरूपण किया जाना चाहिए, गलत है। विषय का सपाट और प्रत्यक्ष निरूपण कैसे किया जा सकता है यार, फिर बिंब कैसे होगा वो, है ना। बिंब में तो कहीं ना कहीं एक प्रतीकात्मक चित्र बनाया जाता है, बिंब बनाया जाता है, ठीक है ना। डायरेक्ट बात न करके बिंब के माध्यम से बात कही जाती है। तो एक सही है, आर गलत है, ठीक है। ए सही है, आर गलत है, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कला का आस्वाद युग निरपेक्ष नहीं होता है, यानी कि कला का आस्वाद युग निरपेक्ष नहीं होता है, एकदम सही कथन है ये बिल्कुल। और शाश्वतता का गुण कालजयी कलाकृतियों में सहज अंतर्भूत नहीं होता है। शाश्वतता का गुण कालजयी कलाकृति सहज अंतर्भूत नहीं होता है, ये गलत है। क्योंकि शाश्वतता का गुण कालजयी कलाकृतियों में सहज अंतर्भूत, देखो दोस्तों, जो कालजयी रचना है ना, बहुत फेमस है, वो कभी भी किसी भी कालखंड में पढ़ी जाए वो उतना ही आनंद देगी। वो सहज अंतर्भूत मतलब उसमें आनंद उतना आएगा ही आएगा हमेशा ही, बिल्कुल। तो ये शाश्वतता का गुण है, बिल्कुल ये हमेशा विद्यमान रहेगा। और कला का आस्वाद युग निरपेक्ष नहीं होता, ये भी गलत है। क्योंकि कहीं ना कहीं क्यों गलत है, एक बार बताओ कि रामचरितमानस जो भक्ति काल में लिखी गई है, क्या आज हम उसका आनंद नहीं लेते? आज उसको पढ़ने में मज़ा नहीं आता? आता है ना। तो युग निरपेक्ष होता है, कला का आस्वाद हम कभी भी ले सकते हैं, बिल्कुल। तो पहला भी गलत है और दूसरा भी गलत है। दूसरा ऑप्शन सही होगा, क्योंकि दोनों ही गलत है यहाँ पे, है ना। शाश्वतता का गुण कालजयी कलाकृतियों में सहज अंतर्भूत नहीं होता है, जबकि होता है, ये गलत हो जाएगा। दोनों ही गलत है, ध्यान से पढ़ना आप इसको। अगला प्रश्न देखते हैं। यूरोपीय साहित्य मीमांसा में कल्पना को बहुत प्रधानता दी गई है, एकदम सही कथन है बिल्कुल। और कला का अनिवार्य कल्पना काव्य का अनिवार्य साध्य है, ये गलत है। देखो, कल्पना काव्य के लिए साधन मात्र है, साध्य नहीं है। कल्पना जरूरी है, बात मानते हैं, लेकिन अनिवार्य नहीं है। तो आर गलत हो जाएगा, ए सही है, ठीक है ना। जबकि यूरोप वाले लोगों ने कल्पना को बहुत प्रधान माना है, जबकि हमने नहीं माना है, ठीक है ना। ए सही है, आर गलत है, तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो अलग अपना, ठीक है दोस्तों। ये हमने 95 क्वेश्चन इसके पेपर का कर लिए हैं दोस्तों। जो ये पेपर है ना, इसकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर आंसर की के साथ टिक मिल जाएगा, पूरा आंसर। गद्यांश के भी आंसर इसमें टिक कर दिए जाएंगे आपको, ठीक है ना। आशा करता हूँ भारतीय काव्य शास्त्र, पाश्चात्य काव्य शास्त्र, हिंदी साहित्य और विभिन्न प्रकार के प्रश्न आपको यहाँ पर सीखने को मिले होंगे जरूर। आपको पेपर का लेवल पता चल गया होगा कि किस प्रकार का लेवल आता है और किस प्रकार का लेवल आता रहेगा आगे भी, है ना। तो एक बार जो प्रश्न किसी एग्जाम में आ चुका है, आगे उस एग्ज़ाम में आने का उसके बहुत ज़्यादा चांस बढ़ जाते हैं। यहाँ तक किसी प्रकार का कोई डाउट हो, कोई एग्जाम में आपको समझ में नहीं आता हो, कोई टॉपिक समझ में नहीं आता हो, कमेंट करके बता सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप हमको जुड़ सकते हैं, बात कर सकते हैं, जो भी डाउट हो पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिया करो यार, और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कर दिया करो, जो भी आपके दोस्त हिंदी साहित्य के हैं। क्योंकि जितना ज़्यादा आप सब्सक्राइब करोगे उतना ज़्यादा हमारा चैनल ग्रो करेगा और हम नई नई चीज़ें नए तरीके से पेश कर पाएंगे। वो तो समय बताएगा कैसे करेंगे, हम आपको बताएंगे, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।